परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, यूं जमी पे बैठकर क्या आसमान देखता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो इस बार 12th में हैं और जिनको बोर्ड एग्जाम 2023 देना है। तो जितने भी स्टूडेंट हमारे इस बार 16 फरवरी को 12th हिंदी का पेपर देने वाले हैं वो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि ये क्लास 12 हिंदी का एक महा मैराथन क्लास है। इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी को यानी कि पूरे हिंदी को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। सिर्फ एक ही वीडियो काफी है, क्योंकि अब की बार हमें हिंदी में 100 में 95 प्लस पार करना है। देखिए स्टूडेंट, अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं तो आपका 100 में 100 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा, क्योंकि अब आपके पास अंतिम मौका है। यही रात अंतिम, यही रात भारी। तो अगर आप आज इन क्वेश्चन को पढ़कर जाएंगे तो यकीन मानिए कि 16 फरवरी को आप हिंदी में 95 प्लस फोड़ कर आएंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि पूरी हिंदी मैं एक ही वीडियो में पढ़ाने वाला हूं। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जितने भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम टाइम में आपको बराबर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। देखिए हम क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले ये देखिए, क्योंकि हमारा टारगेट है अब की बार हिंदी में 95 प्लस पार। ठीक है, थोड़ा मेहनत कर लीजिए, अब समय नहीं है। इस वीडियो में हम 21 टॉपिक एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था हिंदी में 22 ऐसे टॉपिक हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्हीं टॉपिक को हम इस वीडियो में लेकर आए हैं सॉल्यूशन के साथ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न को। देखिए जैसा आपका पेपर आता है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर लास्ट क्वेश्चन तक, वैसे ही हम इसमें पढ़ेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको यह भी पता चल जाएगा कि हमें कॉपी कैसे लिखना होता है। ठीक है, दूसरा देखिए, फिर हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण पद्यांश। इसमें जितने भी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एक मैराथन वीडियो है। उसके बाद तीसरे नंबर पर पढ़ेंगे महत्वपूर्ण पद्यांश। ठीक है, गद्यांश के बाद पद्यांश पढ़ेंगे। कितने नंबर का आता है? देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न 10 नंबर का आता है। उसके बाद में महत्वपूर्ण गद्यांश भी 10 नंबर का, पद्यांश भी 10 नंबर का। ठीक है, उसके बाद में हम पढ़ेंगे लेखक का जीवन परिचय, 5 नंबर का ये आता है। किसी एक लेखक का जीवन परिचय भी हम पढ़ेंगे। एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे। थोड़ा बड़ा वीडियो बनेगा, 1 से 1.5 घंटे की ये क्लास रहेगी, लेकिन अब समय नहीं है, महासंग्राम छिड़ चुका है, क्योंकि बचे हुए जो टाइम है इसमें हिंदी की ऐसी तैयारी हमें करनी है कि अब की बार टॉपर बनकर रहना है। ठीक है, तो ये वीडियो ध्यान से देखिएगा। भले ही आपको 1 से 1.5 घंटे बैठकर देखना पड़े, चाहे आपको नींद आने लगे आप पानी पीजिए, आप चल चल के पढ़िए, लेकिन पढ़ना जरूर है। पांचवा देखिए, कवि का जीवन परिचय हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कहानी, खंड काव्य, फिर हम पढ़ेंगे हिंदी संस्कृत का गद्यांश। ठीक है, ऐसे ऐसे हम खंड का और खा दोनों को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे हिंदी संस्कृत का पद्यांश या श्लोक। फिर हम पढ़ेंगे मुहावरे एवं लोकोक्तियां। उसके बाद संधि विच्छेद, विभक्ति और वचन, शब्द युग्म, शब्द अर्थ, इन सभी टॉपिक के हम 3-3 क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। देखिए कितना इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, मिस बिल्कुल मत कीजिएगा। फिर हम पढ़ेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। फिर हम पढ़ेंगे वाक्य संशोधन। उसके बाद में हम पढ़ेंगे रस, छंद, अलंकार। ठीक है, ये तीनों कितने नंबर के आते हैं? तीनों देखा जाए तो 6 नंबर के आते हैं। ठीक है, ये हम बिल्कुल क्लियर कर देंगे इस वीडियो में। ठीक है, पढ़ लेंगे। 20 नंबर पर पढ़ेंगे पत्र लेखन। फिर हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण निबंध। इतने सारे टॉपिक, यानी कि हिंदी में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जितने भी टॉपिक हैं सबको हम पढ़ेंगे, क्योंकि अब की हमें 95 प्लस लाना है हिंदी में। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिएगा। तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। सबसे पहला टॉपिक हम सबसे पहले पढ़ेंगे, जो कि है हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो देखिए सबसे पहले महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ेंगे। ठीक है, 10 से 15 क्वेश्चन मैंने लिया है, उसको पढ़ लेंगे। उसके बाद हम गद्यांश पद्यांश सभी को पढ़ेंगे। ध्यान से पढ़िएगा, जो बच्चा इस वीडियो को छोड़कर जाएगा वो बाद में बहुत पछताएगा। ठीक है, क्योंकि यही प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आएंगे। देखिए सबसे पहला है, अज्ञेय को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, यानी कि सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो 4 ऑप्शन आपके पास होंगे। सबसे पहला ऑप्शन आपका सही होगा, कितनी नावों में कितनी बार। ठीक है, ये जो है अज्ञेय जी की रचना है और इस रचना पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, अच्छा दूसरा क्वेश्चन देखिए, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत काल नाम किसने दिया? बताइए, जो हिंदी साहित्य का आदिकाल है उसको सिद्ध सामंत काल नाम किसने दिया? तो वो दिया था राहुल सांकृत्यायन जी ने। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर का आपका राइट होगा। ऐसे ही जो सही आंसर होगा उसको आपको अपनी कॉपी में चूज करके लिखना होगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, टोटल 10 क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्टिव बताऊंगा। देखिए, पारिजात किस कवि के गीतों का संकलन है, यानी कि जो पारिजात है ये इनमें से किस कवि के गीतों के संकलन है, ठीक है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत जी, जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत जी हैं, इनके गीतों को संकलित करके एक नाम दिया गया जो कि है पारिजात, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर खा राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, चित्राधार काव्य की भाषा है, यानी कि जो चित्राधार रचना है ये किस भाषा में लिखी गई है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख ब्रज भाषा। देखिए जो चित्राधार है ये रचना जो है ब्रज भाषा में लिखी गई है, तो आपका ऑप्शन नंबर ख राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित ग्रंथ है, इनमें से कौन सी रचना है जिसको रामधारी सिंह दिनकर जी ने रचित किया, तो वो है हुंकार। देखिए हुंकार जो रचना है ये रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित एक ग्रंथ है, ठीक है। ऐसे 6 नंबर देखिए, महाभारत के शांति पर्व के कथानक पर आधारित दिनकर की काव्य कृति है, इनमें से कौन सी काव्य कृति है दिनकर जी की जो महाभारत के शांति पर्व के कथानक पर आधारित है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख कुरुक्षेत्र। देखिए जो कुरुक्षेत्र है ये रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है और ये महाभारत के शांति पर्व के कथानक पर आधारित है। 7 नंबर देखिए, जयशंकर प्रसाद द्वारा ब्रज भाषा में रचित काव्य संग्रह है, इनमें से कौन सा काव्य है जो जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है वो भी ब्रज भाषा में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का चित्राधार। देखिए चित्राधार जो रचना है ये ब्रज भाषा में लिखी गई है। तो 8 नंबर देखिए, ग्रंथि काव्य संग्रह के रचयिता है। देखिए ग्रंथि जो है ये एक काव्य है, इसके लेखक इसके कवि कौन है, का है सुमित्रानंदन पंत, खा है महादेवी वर्मा, गा है रामधारी सिंह दिनकर और घा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का सुमित्रानंदन पंत। देखिए ग्रंथ जो है ये सुमित्रानंदन पंत जी का काव्य संग्रह है, तो 8 का वाला ऑप्शन राइट होगा। 9 नंबर देखिए, कामायनी किस युग की रचना है, सभी को पता है, बहुत सिंपल सा। देखिए कामायनी जो है इसको लिखा है जयशंकर प्रसाद जी ने और जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के कवि हैं, तो खा वाला ऑप्शन इसका राइट होगा। ऐसे 10 नंबर देखिए, हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, इसमें से किसको हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, तो वो है पृथ्वीराज रासो, इसको हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है क्योंकि ये आदिकाल की रचना है, ठीक है। आदिकाल बहुत पहले की बात है। तो ये 10 क्वेश्चन मैंने आपको ऑब्जेक्टिव बता दिए, पहले बहुविकल्पीय प्रश्न से हमने स्टार्ट किया। अब हम देखेंगे कि हिंदी में महत्वपूर्ण गद्यांश कौन सा है उसको सॉल्व करेंगे, फिर पद्यांश, ऐसे ऐसे हम बहुत सारे टॉपिक सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, वीडियो को मिस बिल्कुल मत कीजिएगा क्योंकि अगर आप मिस करेंगे तो एग्जाम में नंबर भी मिस कर देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। अब देखिए हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है महत्वपूर्ण गद्यांश, ठीक है। हमारे हिंदी में गद्यांश जो आता है पूरे 10 नंबर का आता है। अब ये कैसे आएगा, देखिए आपको क्या किया जाएगा, हिंदी का एक गद्यांश दे दिया जाएगा। जैसे देखिए यहां पर दिया गया है, भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है, संस्कृति परंपरा से मिश्रित होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है, उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है, वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है, इसके लिए नए प्रयोगों की नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता है, ठीक है। ये आपको एक गद्यांश दे दिया जाएगा। इसके नीचे 5 क्वेश्चन रहेंगे, मैंने पहले भी बताया था कौन कौन से। पहला रहेगा उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, जो आपको गद्यांश ऊपर दिया गया है इसके पाठ और लेखक का नाम लिखना है। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, मतलब ये जो जिनके नीचे ये रेड कलर की रेखाएं हैं इतने की व्याख्या अपनी भाषा में करना है, ठीक है। तीसरा देखिए क्या है, प्रस्तुत अवतरण के माध्यम से लेखक ने किस बात पर बल दिया है, ठीक है। और चौथा है, संस्कृति का एक अटूट अंग क्या है, और 5वां है, किसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। देखिए यहां पर सब कुछ लिखा है, किसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। देखिए ये उसकी गति जो भाषा एवं संस्कृति है, ठीक है। तो यहां पर ये किस चैप्टर का है सबसे पहले ये पहचानना है, क्योंकि हमें संदर्भ सबसे पहले लिखना होता है। तो देखिए ये हमारा भाषा और आधुनिकता चैप्टर से है, इसके लेखक है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी, ठीक है। तो ये हमें लिखना होगा, सबसे पहला क्वेश्चन हम सबसे पहले लिखेंगे, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखना है। एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर, 5 क्वेश्चन है 10 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। ये जो मैंने ग्रीन और रेड ये सब पेन यूज किया, इसको बोर्ड एग्जाम में मत यूज कीजिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस गद्यांश को सॉल्व करेंगे। जब भी आप गद्यांश सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में 2 गद्यांश आएंगे, एक आपको करना होगा, तो पहले ऐसे लिख दीजिए भाषा स्वयं, फिर डॉट डॉट करके इसका लास्ट वर्ड जो है जिसे आवश्यकता है, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे, ठीक है। हमारे साथ सॉल्व कीजिए। देखिए यहां पर हम लिखेंगे भाषा, ऐसे कर देंगे और स्वयं लिख देंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, स्वयं।
ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, डॉट डॉट करते ऐसे चले जाएंगे, डॉट डॉट हमने कर दिया, ठीक है। फिर यहां पर हम लिख देंगे आवश्यकता है, आवश्यकता है, ठीक है। इसका मतलब होगा कि एग्जामिनर को पता चल जाएगा, देखिए क्वेश्चन तो आपको उतारना नहीं है, एग्जामिनर को ऐसे पता चलेगा कि आपने यही गद्यांश किया है, तो ऐसे लिख देंगे तो उसे पता चल जाएगा। अब सबसे पहला क्वेश्चन हमारा था कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखे, तो पाठ और लेखक का नाम लिखने के लिए हम संदर्भ लिखते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। वैसे डायरेक्टली भी आप लिख सकते हैं, पाठ का नाम भाषा और आधुनिकता, लेखक का नाम प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, लेकिन हम संदर्भ के रूप में लिखेंगे ताकि नंबर हमारा बिल्कुल भी ना कटे, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे संदर्भ में क्या लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश, हमारे साथ लिखिएगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है। के कौन सा भाग है बताइए, ये आपका गद्य भाग है क्योंकि गद्यांश है, तो यहां पर लिख देंगे गद्य भाग, गद्य भाग, ठीक है। ऐसे ही इन्वर्टेड कामा लगा दीजिएगा, ज्यादा बेटर रहेगा। तो गद्य भाग में संकलित, ठीक है। तथा श्रेष्ठ विचारक, ऐसे थोड़ा लिख देंगे, तथा इनकी विशेषता लिख देंगे जो हमारे लेखक हैं, ठीक है। तो श्रेष्ठ निबंधकार लिख देंगे, श्रेष्ठ निबंधकार, ऐसे थोड़ा स्टाइल से संदर्भ लिखा जाता है ताकि पूरा नंबर आपको मिले, ठीक है। अब निबंधकार कौन है इसमें, ये जो इसके लेखक हैं, प्रोफेसर जी सुंदर, इस ऐसे लिख देंगे शॉर्टकट में, ठीक है, जी सुंदर रेड्डी, ठीक है, द्वारा लिखित, ठीक है, द्वारा लिखित। अब आपको लिखना है पाठ का नाम, तो पाठ का नाम है भाषा और आधुनिकता, भाषा और आधुनिकता, तो हमने लिख दिया भाषा और आधुनिकता, ठीक है। अब लिख देंगे शीर्षक निबंध से, शीर्षक निबंध से अवतरित है, से अवतरित है, ठीक है। तो ऐसे लिख देना है। देखिए प्रस्तुत गद्यांश, आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम इसमें लिखना है। तो देखिए प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित तथा श्रेष्ठ निबंधकार प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित भाषा और आधुनिकता शीर्षक निबंध से अवतरित है, ठीक है। ऐसे लिख देंगे तो आपका 2 नंबर यहां पर क्लियर हो गया। गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम हमने लिख दिया। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी कि आपको क्या करना है, देखिए ये गद्यांश पढ़िए और इसमें जिसके नीचे रेखाएं हैं, देखिए वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। इसके लिए नए प्रयोगों की नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता है। इतने का आपको व्याख्या लिखना अपनी भाषा में, कोई जरूरी नहीं है आप किताबी भाषा लिखें, आपको अपनी भाषा में लिखना। देखिए हमने लिखा है यहाँ पर, थोड़ा इधर उधर भी लिख देंगे तो भी चलेगा। देखिए भाषा में जो प्रयोग प्राचीन काल से चले आ रहे हैं वे नए सांस्कृतिक परिवर्तनों को व्यक्त करने में समर्थ नहीं है। नित्य प्रति संस्कृति में हुए परिवर्तनों को भाषा द्वारा व्यक्त करने के लिए भाषा में नए नए प्रयोगों, नए नए शब्दों की खोज का कार्य होना बहुत आवश्यक है, जिससे बदलते हुए नए भावों को उचित रूप से व्यक्त किया जा सके। देखिए कोई जरूरी नहीं है कि आप सेम टू सेम ऐसे लिखें, आप थोड़ा बदल कर भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। कोई याद करके नहीं जाएगा, याद करने से याद होगा नहीं क्योंकि पता है नहीं यही आएगा, तो आप लोग थोड़ा चेंज करके भी लिख सकते हैं। मेन आपका क्या है, संदर्भ सही से लिखा होना चाहिए क्योंकि संदर्भ इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दूसरे का भी आंसर हमने लिख दिया, 2 नंबर क्लियर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए यहां पर दूसरे का भी आंसर हो गया। तीसरा देखिए प्रस्तुत अवतरण के माध्यम से लेखक ने किस बात पर बल दिया है। तो देखिए लेखक ने किस बात पर बल दिया है यहां पर लिखा है मैंने, देखिए ऐसे आंसर लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यावतरण में लेखक ने विज्ञान की प्रगति के कारण जो सांस्कृतिक परिवर्तन होता है उसे शब्दों द्वारा व्यक्त करने के लिए भाषा में नए प्रयोगों की आवश्यकता पर बल दिया है, ठीक है। तो ये सब उसी में मिल जाएगा, आपको इसी पर आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सब कुछ इसी गद्यांश में आपको मिल जाएगा, थोड़ा आप करेंगे, ठीक है। चौथा देखिए 2 नंबर हम क्लियर कर रहे हैं, 2 नंबर इसका भी क्लियर। अब देखिए चौथा, संस्कृति का एक अटूट अंग क्या है। तो देखिए यहां पर लिखा है ऊपर,
भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे संस्कृति का एक अटूट अंग भाषा है। देखिए आपका आंसर उसी में है, तो इसमें कोई क्वेश्चन का आंसर बड़ा लिखना होगा। देखिए इसका एक ही लाइन में लिखना है, तो ये आपको सही से लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। किसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है? तो देखिए किसकी गति जोड़ी जाती है? संस्कृति परंपरा से निश्रित होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है, उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है, यानी कि संस्कृति की गति। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देंगे 5 नंबर, संस्कृति की गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। तो ये 5वें क्वेश्चन का आंसर भी हो गया। ऐसे अगर लिखेंगे 10 नंबर आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 5 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन 2 नंबर, टोटल 10 नंबर का ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख लीजिएगा, सिंपल सा है, ये भी हो गया। तो ये आपका था महत्वपूर्ण गद्यांश। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब देखिए हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है पद्यांश। ठीक है, 20 नंबर हमने क्लियर कर लिया गद्यांश और पद्यांश से, बहुविकल्पीय प्रश्न और गद्यांश से। ठीक है, अब आते हैं पद्यांश पर, ये भी 10 नंबर का आता है। इसमें आपको एक पद्यांश दिया जाएगा, जैसे वहां पर गद्यांश था तो यहां पर पद्यांश रहेगा। तो देखिए ऐसे दिया जाएगा, जैसे देखिए, घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन सावक से सुकुमार सुधा भरने की विधु के पास, और उस मुख पर वह मुख मुसक्यान रक्त किसले पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान अधिक अलसाई हो अभिराम। ठीक है, ये आपका श्रद्धा मनु से लिया गया है, जिसके कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी। इसमें क्या है, इसमें कहा जा रहा है कि श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, यानी कि कवि कहता है कि उसके कंधे पर लटकी हुई घुंघराले बालों की लट उसके मुखड़े पर ऐसे झूल रही थी जैसे कोई नन्हा बादल का टुकड़ा अमृत पान हेतु सागर छूने का प्रयास कर रहा हो। ठीक है, तो ये सब इसमें वर्णन किया गया है, इसका हिंदी अनुवाद। तो अब करना क्या है, ये हिंदी अनुवाद हो जाएगा आपका। ठीक है, आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा। अब इसके नीचे भी 5 क्वेश्चन रहेंगे, वही सेम प्रोसेस। सबसे पहले उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखना है। पहले आपको गद्यांश और पद्यांश पहचानना होता है, ये किस पाठ से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद में आपको कुछ करना होता है। ठीक है, तो इसके नीचे भी वही 5 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो ऐसे कहा गया है कि नील घन सावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास, और उस मुख पर वह मुसक्यान रक्त किसले पर ले विश्राम, यानी कि वो कह रहे हैं कि उनके सुंदर, ठीक है, श्रद्धा के बारे में बताया जा रहा है, उसके जो सुंदर मुख पर बिखरी हुई मुस्कान को देखा ऐसा आभास हो रहा है जैसे सूर्य की कोई अलसाई सी उज्जवल किरण लाल नवीन कोपल पर विश्राम कर रही हो। ठीक है, ये सब उनके बारे में थोड़ा कहा जा रहा है, उनकी विशेषताएं बताई जा रही है। ठीक है, तो पहला हमारा क्वेश्चन है उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा है यहाँ किसकी सुंदरता का मनोरम वर्णन किया गया, बताइए किसकी सुंदरता के बारे में बताया जा रहा है, तो श्रद्धा की सुंदरता के बारे में इसमें बताया जा रहा है। चौथा देखिए, अरुण की एक किरण अम्लान अधिक अलसाई हो विश्राम में कौन सा अलंकार है, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक है, नेक्स्ट है अम्लान और अभिराम शब्दों के अर्थ स्पष्ट कीजिए। देखिए अम्लान का अर्थ होता है स्वच्छ, और अभिराम का अर्थ होता है मनमोहक। ठीक है, तो मनमोहक और स्वच्छ है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे घिर रहे और नीचे लिखेंगे डॉट डॉट करके लिखेंगे अभिराम। ठीक है, तो यहां पर अब हम लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, लिखेंगे घिर रहे। ठीक है, अब डॉट डॉट करके हम लिख देंगे अभिराम, राम। ठीक है, फिर हम लिखेंगे अब संदर्भ। क्या लिखेंगे अब हम, संदर्भ। जैसे उसमें हमने लिखा था पाठ और लेखक का नाम, ऐसे इसमें भी हमको लिखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे, एक हेडिंग डालेंगे खूब सुंदर सा, वो हेडिंग रहेगा संदर्भ। ठीक है, बहुत ही प्यारा आपको लिखना है। जितनी अच्छी राइटिंग होगी मेरे दोस्त उतना अच्छा नंबर आपका आएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आप लोग राइटिंग भी बहुत ज्यादा इसमें योगदान करती है आपके परसेंटेज को इंक्रीज करने में। तो संदर्भ लिखेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश, ठीक है, प्रस्तुत पद्यांश लिखा। अब लिखेंगे हम कवि का नाम। देखिए श्री जयशंकर प्रसाद, ये बहुत महान कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, तो श्री जयशंकर प्रसाद के, ठीक है, के कामायनी। देखिए इनकी एक रचना, एक महाकाव्य है जो कि है कामायनी। ये सब कामायनी से ही लिया गया इनके। ठीक है, तो कामायनी को हम देखिए, इसको ब्लैक से लिखेंगे, आप ब्लैक से लिख दीजिएगा, वैसे कॉमा के अंदर, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कर दीजिएगा। ठीक है, महाकाव्य। ठीक है, ये लिख दिया। से हमारी पाठ्य पुस्तक, से
हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है, कामायनी महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग। देखिए कौन सा भाग है, जैसे उसमें हमने लिखा था गद्य भाग, तो इसमें रहेगा पद्य भाग, पद्य भाग, ठीक है, पद्य भाग में संकलित, ठीक है। अब हम लिखेंगे पाठ का नाम। देखिए पाठ का नाम है श्रद्धा मनु, श्रद्धा मनु। देखिए कोई श्रद्धा होगी तो वो प्रॉब्लम मत लीजिएगा, ठीक है। शीर्षक, शीर्षक काव्य, शीर्षक कविता से, कविता से अवतरित है, अवतरित है, ठीक है। इस प्रकार से हम लिख देंगे संदर्भ। क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश श्री जयशंकर प्रसाद के कामायनी महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में संकलित श्रद्धा मनु शीर्षक कविता से अवतरित है। तो इसमें पाठ का नाम आ गया श्रद्धा मनु, लेखक का नाम आ गया, कवि का नाम श्री जयशंकर प्रसाद, बस हो गया, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमने लिख दिया। देखिए उपरोक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम। दूसरा देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखिए इतने का व्याख्या करना है, घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास। इतने का आपको व्याख्या करना है कि जो श्रद्धा जी हैं इनके सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि जी कहते हैं कि उनके कंधे के पास लटकी हुई घुंघराले बालों की लट जो है, ठीक है, वो उनके मुखड़े पर ऐसे झूल रही थी जैसे कोई नन्हा सा बादल का टुकड़ा अमृत पान हेतु सागर तल छूने का प्रयास कर रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, ऐसे हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है, और लिखेंगे श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि उसके कंधे पर लटकी हुई घुंघराले बालों की लट उसके मुखड़े पर ऐसे झूल रही थी जैसे कोई नन्हा बादल का टुकड़ा अमृत पान हेतु सागर तल छूने का प्रयास कर रहा हो। बस हो गया, ठीक है, सिंपल सा है। तो ये हमारे दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर हो चुका है। इसको ध्यान से सबको समझना होगा। तीसरा देखिए, यहाँ किसकी सुंदरता का मनोरम वर्णन किया गया है? तो इस यहाँ पर बताइए किसकी? श्रद्धा जी की। तो यहाँ श्रद्धा की सुंदरता का मनोरम वर्णन किया गया है। बस हो गया, तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर यहाँ पर भी हमारा क्लियर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अरुण की एक किरण अम्लान अधिक अलसाई हो अभिराम, इसमें कौन सा अलंकार है? देखिए इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। बस हो गया, 2 नंबर यहां पर भी क्लियर, एक लाइन का क्वेश्चन था। 5वां देखिए, अम्लान और अभिराम शब्दों के अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो देखिए अम्लान का अर्थ स्वच्छ होता है, मतलब साफ, स्वच्छ या स्निग्ध, ठीक है, स्निग्ध, और अभिराम का अर्थ होता है मनमोहक, ठीक है। तो स्वच्छ और मनमोहक, ये इसका अर्थ होगा। तो इस प्रकार से आपका 5 क्वेश्चन था। 2 नंबर एक क्वेश्चन के लिए टोटल 10 नंबर ऐसे लिखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। मैं बता रहा हूं कि लिखने का तरीका कैसा होना चाहिए। बहुत सारे टॉपिक में आपको ऑलरेडी पढ़ा भी चुका हूं, जो भी आपको सर्च करना है सब सर्च कीजिए, हिंदी में सब आ जाएगा, ठीक है। बाकी अन्य सब्जेक्ट का भी मैंने अपलोड कर रखा है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा क्या पद्यांश, ठीक है। तो ये भी समझ में आ गया कि पद्यांश कैसे आता है, इसको कैसे सॉल्व करें, पद्यांश भी समझ में आ गया। 30 नंबर क्लियर हो गया हमारा। अब चलते हैं जीवन परिचय की तरफ, ठीक है। कवि का और लेखक का जीवन परिचय भी पढ़ेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए यहां पर हम पढ़ेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय। ये 5 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। तो यहां पर लिखेंगे कैसे? देखिए जीवन परिचय में आपको 12th में साहित्यिक परिचय आता है, जीवन परिचय थोड़ा सा लिखना होता है, बट मैंने यहां पर बड़ा लिख दिया है, ठीक है। तो आप इसमें 3-4 लाइन लिख दीजिएगा, क्या क्या अभी मैं बता रहा हूं। देखिए हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता श्री अनमोल द्विवेदी ज्योतिष और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, अतः इन्हें ज्योतिष और संस्कृति की शिक्षा उच्च स्तरीय ज्ञान प्राप्त हुई। इनकी प्रतिभा का विशेष विकास विश्वविख्यात संस्था शांति निकेतन में हुआ। सन 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डीलिट की उपाधि से तथा सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। 19 मई सन 1979 ईस्वी को यह वयोवृद्ध साहित्यकार रूढ़ता के कारण स्वर्ग से धार गया। तो इसमें इतना बड़ा नहीं लिखना है मेरे स्टूडेंट्स, मैंने लिख दिया है, लेकिन आपको कितना लिखना है जीवन परिचय में? देखिए आपको साहित्यिक परिचय ज्यादा लिखना है। देखिए इसमें लिखना है हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता श्री अनमोल द्विवेदी ज्योतिष और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। इतना लिख दीजिएगा और बाकी छोड़ दीजिएगा। लास्ट में आप लिख दीजिएगा 19 मई 1979 ईस्वी को यह वयोवृद्ध साहित्यकार रोगड़ता के कारण स्वर्ग सिधार गया, ठीक है। यानी कि इनका जन्म लिखना है, इनके पिता का नाम लिखना है और इनकी मृत्यु लिख देना है, बस हो गया।
ज्यादा बड़ा मत लिखिएगा। लिखना हमें क्या है, साहित्यिक परिचय, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है साहित्यिक परिचय। चलिए उसको देखते हैं। अब देखिए साहित्यिक परिचय में आपको थोड़ा ज्यादा लिखना होगा, ठीक है। बाकी मैं थोड़ा बड़ा इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि आपको छोटा सा लिखना है, आप अपने अकॉर्डिंग लिखिएगा। इसको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, वो वाला जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रकाद्य निबंधकार, इतिहास लेखक, अन्वेषक, आलोचक, संपादक तथा उपन्यासकार के अतिरिक्त कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी थे। यानी कि ये अन्वेषक थे, आलोचक थे, संपादक थे, उपन्यासकार थे, कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी थे। कई गुण थे इनमें। वे मौलिक चिंतक, भारतीय संस्कृति और इतिहास के मर्मज्ञ, बंगला तथा संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। इनकी रचनाओं में नवीनता और प्राचीनता का अपूर्व समन्वय था। इनके साहित्य पर संस्कृत भाषा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रविन्द्रनाथ ठाकुर का स्पष्ट प्रभाव है। इन्होंने विश्व भारती और अभिनव भारतीय ग्रंथमाला का संपादन किया। द्विवेदी जी की साहित्य सेवा को डी.लिट, पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया, ठीक है। इतना लिखना है साहित्यिक परिचय। फिर आएंगे इनकी रचनाओं पर। रचनाओं में कैसे लिखना है। आचार्य द्विवेदी का साहित्य बहुत विस्तृत है। इन्होंने अनेक विधाओं में उत्तम साहित्य की रचना की। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न है। निबंध संग्रह में देखिए अशोक के निबंध, पहले देखेंगे निबंध रचनाएं इनकी। अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोक पर्व और कल्प लता, ठीक है। कल्प लता कर दीजिएगा यहाँ पर, देखिए कल्प इस प्रकार से लिख दिएगा, कल्प लता, कल्पलता नहीं, ठीक है, कल्पता नहीं, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं, और भी रचनाएं इनकी हैं। देखिए मैं थोड़ा बड़ा बता रहा हूं जीवन परिचय, आप क्या कीजिएगा, जीवन परिचय बहुत छोटा लिखिएगा, जन्म और मृत्यु, और साहित्यिक परिचय थोड़ा बड़ा, फिर इनकी रचनाओं को लिख दीजिएगा, बस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आते हैं आलोचना साहित्य पर। इनकी आलोचना वाली रचनाएं कौन सी हैं। देखिए सूरदास कालिदास की लालित्य योजना, कबीर, साहित्य सहचर, साहित्य का मर्म आदि, ठीक है। इतिहास में इन्होंने हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य की रचना की। उपन्यास में देखिए बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, ठीक है, और अनामदास का पोथा, इतनी रचनाएं इन्होंने उपन्यास में की। संपादन में नाथ सिद्धों की बानियां, सश्रित, पृथ्वीराज रासो, संदेश रासक, ठीक है। अनुदित रचनाएं इनकी है प्रबंध चिंतामणि, पुरातन प्रबंध संग्रह और प्रबंध कोश, विश्व परिचय, लाल कनेर, मेरा बचपन आदि, ये सब इनकी अनुदित रचनाएं हैं। तो देखिए जीवन परिचय थोड़ा बड़ा हो गया, मैं इस वीडियो में थोड़ा बड़ा ही बताऊंगा क्योंकि आपको लिखने में प्रॉब्लम ना हो। मैं पहले भी जीवन परिचय आपको बता चुका हूं, वहां से जाकर सर्च करके देख लीजिए, उसमें मैंने छोटा बताया है, लेकिन इसमें मैंने बड़ा क्यों बताया, क्योंकि थोड़ा आप लोग कट करके अपनी तरफ से लिख दीजिएगा, ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है। आगे देखिए, अब आते हैं कवि के जीवन परिचय पर, और कवि में जो सबसे इंपॉर्टेंट कवि है वो है जयशंकर प्रसाद जी, ठीक है। इनका जीवन परिचय पढ़ लेंगे, 5 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, देखिए इसमें भी मैंने जीवन परिचय बहुत बड़ा लिखा है, ठीक है। देखिए जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित परिवार वैश्य परिवार में माघ शुक्ल 10वीं संवत 1945 सन 1889 ईस्वी में हुआ था। यानी कि इनका जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था, ये जानिए, ठीक है। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था, ये तंबाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने पर इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। घर पर ही इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत उर्दू, फारसी का गहन अध्ययन किया। ये बड़े मिलनसार, हंसमुख, ठीक है, तथा सरल स्वभाव के थे। इनका बचपन बहुत सुख बीता, किंतु उदार प्रकृति तथा दानशीलता के कारण ये रूढ़ी हो गई। यद्यपि इनका जीवन बड़ा नपातुला और संयमशील था, किंतु दुखों के निरंतर आघातों से ये न बच सके और संवत 1994 यानी कि सन 1937 ईस्वी में अल्प अवस्था में ही क्षय रोग, यहाँ पर क्षय कर दीजिएगा, क्षय रोग से ग्रस्त होकर स्वर्ग सिधार गए। तो इतना बड़ा नहीं लिखना, आपको जन्म लिखना है, इनके पिता का नाम लिखना है और इनकी मृत्यु लिख देना है, बस, ठीक है। आगे देखिए साहित्यिक परिचय देखते हैं। अब देखिए साहित्यिक परिचय में क्या लिखना है। श्री जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक, उन्नायक तथा प्रतिनिधि कवि होने के साथ साथ युग प्रवर्तक, नाटककार, कथाकार तथा उपन्यासकार भी थे। विशुद्ध मानवतावादी दृष्टिकोण वाले प्रसाद जी ने अपने काव्य में आध्यात्मिक आनंदवाद की प्रतिष्ठा की है। प्रेम और सौंदर्य इनके काव्य के प्रमुख विषय रहे हैं, किंतु मानवीय संवेदना उनकी काव्य का प्राण है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग रहेगा वो रहेगा जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं, ठीक है। रचनाएं आपको ऐसे लिखनी है, पहले लिखना है रचनाएं हेडिंग, फिर लिखना है इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न है। कौन कौन सी रचनाएं हैं, किस किस में इन्होंने रचनाएं की। देखिए सबसे पहले लिखना है काव्य, इनकी काव्य रचनाएं कौन सी हैं, तो कामायनी, आंसू, लहर, झरना, ये सब इनकी काव्य रचनाएं हैं, ठीक है, बहुत फेमस रचनाएं हैं। फिर लिखना है कहानी,
कहानी में आकाशदीप, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि, आंधी, ये सब लिखना है। ठीक है, ये इनकी कहानी की रचनाएं हैं। फिर लिखना है उपन्यास। उपन्यास में क्या क्या लिखा? कंकाल, तितली, इरावती, अपूर्ण। इरावती का मतलब ये इरावती जो है ये इनकी अपूर्ण रचना है, यानी कि पूरी नहीं हुई थी अभी। ठीक है, उसके बाद में निबंध में इन्होंने लिखा काव्य और कला। चंपू में लिखा है प्रेम राज्य। ठीक है, तो ये इनकी कृतियां हैं। तो जो जीवन परिचय मैंने आपको बताया वो थोड़ा छोटा लिखिएगा, साहित्यिक परिचय पूरा लिखिएगा, और रचनाएं कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है जैसा मैंने बताया, ऐसे हेडिंग डाल डाल के ऐसे ऐसे लिख दीजिएगा। ठीक है, ये इनकी रचनाएं हैं। तो ये था कवि का जीवन परिचय। 5 नंबर अगर आप ऐसे लिखेंगे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है कहानी। देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में कहानी आती है, पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी। तो देखिए पंचलाइट कहानी भी पढ़ लीजिएगा। मतलब एक जो कहानी होती है, जैसे पंचलाइट कहानी है तो इसमें सारांश और उद्देश्य आता है, यानी कि पंचलाइट कहानी का सारांश और पंचलाइट कहानी का उद्देश्य दोनों पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ऐसे बहादुर कहानी में भी बहादुर कहानी का सारांश और बहादुर कहानी का उद्देश्य आता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बहादुर कहानी का सारांश। अगर आप दोनों कहानी पढ़ लेंगे, दोनों कहानी के सारांश और उद्देश्य को पढ़ लेंगे, 5 नंबर क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसमें हम पढ़ेंगे बहादुर कहानी का सारांश क्या है। तो देखिए अमरकांत जी द्वारा लिखी कहानी बहादुर एक मध्यवर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी है। लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बताते हुए कहानी की आत्मकथात्मक रूप से रचना की है। स्वयं को उन्होंने कहानी का पात्र बताया। देखिए अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर नौकर द्वारा जुटाई गई सुविधा एवं शान को देखकर लेखक की पत्नी निर्मला स्वयं भी एक नौकर रखना चाहती है। ठीक है, बहादुर नेपाल का 12 से 13 साल का लड़का है जो अपनी मां के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चला आता है और निर्मला के परिवार में नौकर रख लिया जाता है। निर्मला और उसका परिवार बहादुर के प्रति पहले तो अच्छा व्यवहार करते हैं, परंतु धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं और वह घर का सारा कार्य भी करता है। यानी कि जो बहादुर है, देखिए इस कहानी का मतलब क्या है, जो बहादुर है ये नेपाल का 12 से 13 साल का लड़का है। ठीक है, ये क्या है, अपने घर पर जब था तो इसकी जो माता जी थी वो इसके साथ बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार करती थी, मतलब इसको मारती थी, पीटती थी। तो बहादुर घर छोड़कर चला आया। यहाँ पर एक निर्मला है, निर्मला को एक नौकर की आवश्यकता थी, तो बहादुर जो है निर्मला के घर नौकर बनकर रहने लगा। अब देखिए पहले तो निर्मला के परिवार वाले उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे थे, कुछ नहीं कह रहे थे, लेकिन बाद में देखिए वो बहुत काम करता था बहादुर, लेकिन इसके बावजूद उसके साथ गाली गलौज से मारपीट तक की नौबत आ जाती है। वे लोग गाली गलौज और मारपीट तक की नौबत लाते हैं। इतना ही नहीं, झूठी चोरी का इल्जाम लगाकर उसे अपमानित किया जाता है और पीटा जाता है। तो क्या होता है, अंततः बहादुर घर छोड़कर चला जाता है। अब परिवार के सभी सदस्य उसे ढूंढते हैं क्योंकि उसके कारण सब आराम के आदी हो चुके थे। देखिए जो बहादुर था वो निर्मला के घर जितने भी सदस्य थे उन सबका सारा काम करता था। ठीक है, बहुत मेहनत से सब काम करता था, फिर भी उसको मारा गया, पीटा गया, उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया गया। तो बहादुर घर छोड़कर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सब कुछ सह सकता है लेकिन चोरी का इल्जाम नहीं सह सकता। आगे देखिए क्या है, बहादुर की उपयोगिता देखकर सभी अपना घरेलू कार्य करने से घबराते हैं। बहादुर के घर छोड़ जाने पर वे सभी पश्चाताप करते हैं तथा अच्छा व्यवहार करने की सोचते हैं। ठीक है, क्या होता है, जब वो घर छोड़कर चला जाता है तो सभी लोग बहुत ज्यादा पछतावा करते हैं और उसके साथ अच्छा व्यवहार करने को कहते हैं। लेकिन अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि अब पछताने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। उसके इसी चरित्र के कारण यह कहानी हमें प्रिय है। देखिए क्या होता है, जो बहादुर कहानी है इसमें बहादुर जो है ये 12 से 13 साल का नेपाल का लड़का है। वो अपने घर पर जब था तो उसकी माताजी उसके साथ बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार करती थी, उसको मारती थी, पीटती थी। तो बहादुर क्या हुआ, अपना घर छोड़कर वो चला आया। ठीक है, यहाँ पर एक निर्मला है तो उनको नौकर की आवश्यकता थी, तो बहादुर जो है उनके घर नौकर बनकर रहने लगा। लेकिन पहले तो बहादुर के साथ वो लोग अच्छा व्यवहार करते हैं क्योंकि वो नौकर था, वो सारा काम उनका करता था। लेकिन बाद में उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उसको मारते हैं, पीटते हैं और गाली गलौज भी करते हैं। और जब उनके घर कुछ रिश्तेदार आते हैं तो उस पर चोरी का इल्जाम भी लगाया जाता है, जिससे बहादुर घर छोड़कर चला जाता है। ठीक है, फिर बाद में निर्मला के घर वाले बहुत ज्यादा पछतावा करते हैं क्योंकि वो आराम के आदी हो चुके थे, क्योंकि उनके पास नौकर था, वो घर का सारा काम करता था, तो वो लोग आराम के आदी हो चुके थे, इसीलिए वो छोड़कर चला जाता है। ठीक है, तो यही कहानी है पूरी। ऐसे ही मैंने आपको इससे पहले पंचलाइट कहानी भी बताया था। ठीक है, पंचलाइट कहानी आप सर्च करेंगे
तो वीडियो आ जाएगा, ठीक है, उसको जाकर आप लोग देख लीजिएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, ठीक है, और आगे भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, संस्कृत गद्यांश में होता क्या है। देखिए आपको एक गद्यांश दिया जाएगा, आपको जैसे दे दिया गया, देखिए 7 नंबर का ये गद्यांश आता है, ध्यान दीजिएगा 7 नंबर आपका क्लियर होना चाहिए। देखिए जैसे ये गद्यांश आपको दिया गया है, देखिए अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पादा सिंह राजान कुंवरम मत्स्य आनंद मत्स्यम शकुनया सुवर्ण हंसम, ठीक है, तो इसको मैं हिंदी मीनिंग के साथ बताऊंगा अभी। तो देखिए सबसे पहले ये गद्यांश आपको ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद में आपको इसका संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना होता है, यानी कि सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना है कि ये किस पाठ से लिया गया है, उसके बाद में आपको हिंदी अनुवाद इसका करना होता है, ठीक है। तो अभी मैं सब कुछ बताऊंगा, तो देखिए जैसे देखिए पढ़ देते हैं एक बार। अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पादा सिंह राजान कुंवरम, ठीक है, यानी कि क्या हुआ, एक बार ये आपका जातक कथा चैप्टर से है, उलूक जातकम से, ठीक है। तो क्या हुआ, प्राचीन काल के प्रथम कल्प में मनुष्यों ने, ठीक है, 100 मतलब जो प्रथम कल्प है, ठीक है, प्रथम कल्प की बात यहां पर की जा रही है। ये आपका जो है, देखिए ये आपका जातक कथा से है, लेकिन ये है नृत्य जातकम से, उलूक जातकम से नहीं है, ये आपका गद्यांश नृत्य जातकम से है, नृत्य जातकम से दिया गया है ये। देखिए अतीत प्रथम कल्पे चतुष्पादा सिंह राजान कुंवरम, क्या हुआ कि प्राचीन काल के प्रथम कल्प में जो पशु लोग हैं, चौपायों हैं, उन्होंने सिंह को अपना राजा बनाया, सिंह का मतलब शेर को, ठीक है, अपना राजा बनाया। मत्स्य आनंद मत्स्यम शकुनया सुवर्ण हंसम, तो क्या हुआ, मछलियों ने आनंद मछली को अपना राजा बनाया और पक्षियों ने सुवर्ण हंस को अपना राजा बनाया। क्या हुआ कि कुछ पक्षियां हैं, ठीक है, तो जो चौपाए हैं जिनके पास 4 पैर हैं जानवर, उन्होंने शेर को राजा बनाया, जो मछली है उन्होंने आनंद मछली को बनाया, और जो हंस है उन्होंने सुवर्ण हंस को अपना राजा बनाया, ठीक है। ये इसमें मतलब है इस चैप्टर में नृत्य जातकम से, मैंने नहीं बनाया है। देखिए तस्य पुनः सुवर्ण राजस्य दुहिता हंस पोतिका अतिव रूपवती आसीत। फिर होता क्या है, देखिए अब जैसे आदमियों के बीच में बहुत सारी सुंदर सुंदर लड़कियां होते हैं, हैंडसम से ब्यूटीफुल लड़कियां होती हैं, ऐसे इसमें भी क्या है, हंस जो था, ठीक है, उस सुवर्ण राजहंस की पुत्री हंस पोतिका अत्यधिक रूपवती थी, वो बहुत सुंदर थी, यानी कि जिस हंस को राजा बनाया गया था उसकी जो पुत्र थी हंस पोतिका, वो बहुत ज्यादा सुंदर थी, क्योंकि सुंदरता तो रहेगा ही, हमारे देश में भी बहुत सारी सुंदरियां हैं। आगे देखिए, सा तस्य वरम दात यत् सा आत्मनश्च रुचितम स्वामिनम वृणुयात इति। देखिए संस्कृत पढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हमें होती है, सबको होती होगी, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं। तो देखिए सा तस्य वरम दात यत् सा आत्मनश्चि रुचितम स्वामिन विरुणयात इत, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, देखिए जो उस हंस राज ने उसी हंस कुमारी उसी को वर दिया कि वह अपने मनोनुकूल पति का वर्ण करे, यानी कि जो हंस पोतिका जिसको अपना पति बनाना चाहती है, जिससे वो विवाह करना चाहती है, उसको स्वयं हक दिया गया कि आप अपने अपने पसंद के अनुसार विवाह करें अपना। हंस राजा तस्य वरम दत्वा हिमवत शकुनिंग्या सन्य पतत, ठीक है। फिर क्या हुआ, पति, ठीक है, हंसराज ने उसे वर देकर हिमालय पर पक्षियों के समुदाय को इकट्ठा कराया, यानी कि उसे वर देकर हिमालय पर बहुत सारे पक्षियों को इकट्ठा कराया कि जो भी जिसको भी हंस पोतिका अपना वर बनाना चाहेगी दूल्हा, उसको बना सकती है, ठीक है। नाना प्रकारा हंस मयूरादया शकुनी गड़ा समागत्य एकस्मिन महति पाषाण तले सन्य पतन, ठीक है। फिर क्या हुआ, विभिन्न प्रकार के हंस मोर आदि पक्षीगण जो है वहां आकर एक विशाल शिलातल पर इकट्ठा हुए, एक पत्थर है विशाल सा, उस पर इकट्ठा हुए सभी। फिर क्या हुआ, हंस राजा आत्मनः चित्तरुचितम स्वामिकम आगत्य विरुणयात इत दुहितरम आदिदेश, ठीक है। इसका मतलब होगा कि हंसराज ने पुत्री को आदेश दिया कि वह आकर अपने मनपसंद पति को चुने, यानी कि उसने आदेश दिया कि अपने मनपसंद पति को आप चुन लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए संस्कृत तो पढ़ लिया आप लोग, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ेंगे। देखिए जब भी सॉल्व करें 2 पद्यांश आपके पास रहेगा, हम इसको कर रहे हैं तो यहां पर अतीते हेडिंग पहले लिखेंगे और जो लास्ट में हमारा है दुहित रम आदिदेश, ठीक है, इसको ऐसे लिख देंगे। तो यहां पर लिखेंगे अतीते, ये रेड वर्ड पेन और ग्रीन पेन नहीं यूज कीजिएगा, नहीं तो भैया नंबर कट जाएगा, सिर्फ ब्लैक एंड ब्लू पेन यूज कीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। ये तो मैंने डिजाइन के लिए कर दिया है ताकि समझ में आप लोगों को आए, ठीक है। दुहित रामिदेश, ठीक है, इस प्रकार से आपको ऐसे कर देना है। ये करने से होगा कि देखिए आपको क्वेश्चन तो उतारना नहीं होता, ऐसे कर देंगे तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा आपने यही वाला गद्यांश सॉल्व किया। अब सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे कि ये किस पार्ट से लिया गया है, क्योंकि संदर्भ लिखना बेहद जरूरी है। तो यहां पर हेडिंग डाल दिया हमने संदर्भ, ठीक है। इसको सबसे पहले हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, बहुत प्यार से लिखेंगे। इसमें सिर्फ पाठ का नाम हमें लिखना होता है, तो पाठ का नाम ही हम लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश, प्रस्तुत गद्यांश
ठीक है, हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक के, ठीक है, हमारी पाठ्य पुस्तक के। अब देखिए ये कौन सा भाग है पाठ्य पुस्तक का, हमारे ये संस्कृत भाग है, क्योंकि संस्कृत में दिया गया है तो संस्कृत भाग लिखेंगे यहां पर ब्लैक से। देखिए ध्यान से लिखिएगा, जैसा मैं लिख रहा हूं, हम थोड़ा जल्दी में लिख रहे हैं ताकि आपका वीडियो जल्दी कंप्लीट हो, लेकिन आपको राइटिंग से लिखना है, में संकलित, में संकलित, ठीक है। अब पाठ का नाम है जातक कथा, क्या नाम है, जातक कथा, ठीक है। तो जातक कथा नामक पाठ, नामक पाठ के, अब देखिए ये नृत्य जातकम से है, जातक कथा में दो है, एक उलूक जातकम है, एक नृत्य जातकम, तो यहां पर यह है नृत्य जातकम, नृत्य जातकम, ठीक है, तो हमने लिख दिया नृत्य जातकम, शीर्षक से अवतरित है, शीर्षक से अवतरित है, ठीक है। तो जब आप संदर्भ लिखें तो कुछ इस प्रकार से लिखें, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित जातक कथा नामक पाठ के नृत्य जातकम शीर्षक से अवतरित है, ठीक है। ये संदर्भ बहुत प्यारा सा है, इसका नंबर आपको पूरा मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। तो जो भी मैं आपको बता रहा हूं उसको लिखना है। अब देखिए अभी मैंने हिंदी मीनिंग आपको बताया था इसका, इस पूरे का हिंदी मीनिंग। अब आपको एक हेडिंग डालना है अनुवाद, देखिए नीचे मैंने डाल रखा है और लिख भी रखा है अनुवाद, ठीक है। लिखेंगे प्राचीन काल में प्रथम कल्प में चौपायों यानी कि पशुओं ने सिंह को अपना राजा बनाया, मछलियों ने आनंद मत्स्य यानी कि मछली को, एवं पक्षियों ने सुवर्ण हंस को राजा बनाया, ठीक है। उस सुवर्ण राजहंस की पुत्री हंस पोतिका या हंस कुमारी अत्यधिक रूपवती थी। उस हंसराज ने उसे हंस कुमारी को वर दिया कि वह अपने मनोनुकूल पति का वर्ण करे, यानी कि जो उसको अच्छा लगे वो अपना पति चुन सकती है, ठीक है। फिर देखिए हंसराज ने उसे वर दिया, वर देकर हिमालय के सभी पक्षियों के समुदाय को इकट्ठा कराया, ठीक है। फिर आगे क्या हुआ, विभिन्न प्रकार के हंस मोर आदि पक्षीगण आकर एक विशाल शिलातल पर इकट्ठे हुए। हंसराज ने पुत्री को आदेश दिया कि वह आकर अपने मनपसंद पति को चुने। बस हो गया, आपको सिर्फ गद्यांश का संदर्भ लिखना है और उसका हिंदी अनुवाद लिखना है। ले जाइए भैया 7 नंबर क्लियर। अब ये किस चैप्टर से आ सकते हैं, देखिए मैंने बताया था जातक कथा से भी आ सकता है, महामना मालवीय से, ठीक है, और उसके बाद में संस्कृत भाषायाम महत्वम से आता है, ठीक है। ऐसे ऐसे 2-3 चैप्टर मैंने और भी बताए थे, ठीक है, उसको तैयार कर लीजिएगा। पंचशील सिद्धांता, ये 3-4 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गद्यांश आपको ऐसे सॉल्व करना है भैया, 7 नंबर आपका क्लियर हो गया, गद्यांश हो गया। अभी हमें बहुत सारे टॉपिक पढ़ने हैं, ध्यान से देखिएगा, कोई भी स्टूडेंट वीडियो को मिस नहीं करेगा, नहीं तो बाद में रोना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं पद्यांश को। अब देखिए गद्यांश तो हो गया, पद्यांश पर आते हैं। क्लास 12 हिंदी संस्कृत महत्वपूर्ण पद्यांश, ये भी 7 नंबर के आते हैं। अभी इसको कैसे मिस कर दें, लेकर रहेंगे। और ये पद्यांश वाला मैंने बताया था कि अगर आप सुभाषित रत्नावली चैप्टर पूरा पढ़ लेंगे 7 नंबर आपका कहीं जाएगा ही नहीं। लेकिन 1-2 चैप्टर ऐसे हैं, जैसे जातक कथा, इसके नीचे एक श्लोक दिया गया, उसको भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि वो भी आ जाए। लेकिन पंच जो आपका सुभाषित रत्नावली चैप्टर है, इसी से श्लोक आते हैं, ठीक है। देखिए क्या है, ये श्लोक एक दिया गया है, सहसा विदधित न क्रियाम विवेका परम पदाम पदम विरुणते ही बिंब्रस्य कारणम गुण लुब्धा स्वामेव संपदा, ठीक है। इसका मतलब होता है कि सहसा विदधित न क्रियाम विवेक परम पदाम पदम, इसका मतलब होता है सहसा यानी कि बिना विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए। विचारहीनता जो है वो आपत्तियों का घर है, ठीक है। विरुणते ही बिंब्रस्य कारणम गुण लुब्धा स्वामेव संपदा, और अगर कोई भी व्यक्ति खूब सोच समझकर कार्य करता है तो उसके गुणों पर रिझी हुई लक्ष्मी स्वतः ही उसका वर्णन करती है, यानी कि उसके गुणों पर जो लक्ष्मी जी हैं वो वास करती हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, वास का मतलब रहती है, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे हम, ऐसे हेडिंग डालेंगे सहसा। जब भी आप इसको सॉल्व करें, आप तो प्रश्नोत्तर संख्या पहले आपको डालना होगा, वो तो मैंने बता ही दिया, कॉपी कैसे लिखें। आप लोग नहीं देखी वीडियो तो सर्च कीजिए 12th हिंदी की कॉपी कैसे लिखें, शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। यहां पर लिखेंगे संपदा, संपदा, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब यहां पर हेडिंग डालेंगे संदर्भ, इसमें भी हमें संदर्भ लिखना होगा, फिर हिंदी अनुवाद करना होगा। तो संदर्भ हेडिंग डाल दीजिए और लिखिए हमारे साथ। देखिए महामना मालवीय में भी एक श्लोक है, उसको भी पढ़ लीजिएगा। जयंति ते महाभागा जन सेवा परायणा जरा मृत्यु भयम नास्ति येषां कीर्ति तनो क्वचिता, ठीक है, ये उसमें है। तो ये आपका संदर्भ सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पर ऐसे
हेडिंग डाल देंगे खूब प्यारा सा, ठीक है। और संदर्भ में क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत श्लोक भी आप लिख सकते हैं, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक। वैसे ही लिखना जैसे हमने उसमें लिखा था, थोड़ा सा यहां पर गद्यांश था, यहां पर श्लोक है हमारी पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग के, कौन सा भाग है, देखिए संस्कृत भाग है ये हमारा, तो संस्कृत भाग लिख देंगे, ठीक है। संस्कृत भाग में संकलित ठीक है, संस्कृत भाग में संकलित एवं संकलित पाठ का नाम क्या है बताइए, पाठ का नाम है शुभाषित रत्नानी, तो ऐसे लिख देंगे खूब अच्छे से, शुभाषित रत्नानी, ठीक है। ये हमने लिख दिया, प्यारा सा लिखेंगे ऐसे, देखिए ये शुभाषित रत्नानी, ठीक है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, थोड़ा और राइटिंग से आप लिखिएगा, नामक पाठ से अवतरित है, ठीक है। तो क्या कहा गया है कि प्रस्तुत श्लोक या प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित शुभाषित रत्नानी नामक पाठ से अवतरित है। हो गया, संदर्भ लिख दिए, नंबर ले जाइए, ठीक है। अभी अनुवाद हमें लिखना, अनुवाद लिखेंगे जो मैंने बताया था, सहसा यानी कि बिना विचारे यकायक कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि विचारहीनता भयंकर आपत्तियों का घर है। जो व्यक्ति खूब सोच समझ कर विचार कर काम करता है, उसके गुणों पर रेजी हुई लक्ष्मी स्वतः ही उसका वर्णन करती हैं, यानी कि उसके घर में लक्ष्मी जी का वास होता है, क्योंकि सोच समझ कर ही काम करना चाहिए, बिना विचारे कुछ नहीं करना चाहिए, ठीक है। समझ में आया, तो ये हो गया आपका अनुवाद। तो पद्यांश भी हमने देख लिया, एक 7 नंबर यहां पर भी क्लियर। ऐसे ऐसे हम पूरा नंबर आपका क्लियर कराएंगे, बस आपको हमारे साथ रेगुलर बने रहना है, ठीक है। समझ में आया, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि वीडियो आपको टाइम से मिलते रहे, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए हम हिंदी व्याकरण पर आते हैं। देखिए व्याकरण भी हमें पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो काम तो चलने वाला नहीं है। तो पहले हम पढ़ेंगे मुहावरे एवं लोकोक्तियों को, एक एक को ध्यान से समझिएगा, 2 नंबर ले जाइए, ठीक है। इसमें कुछ नहीं होता है, देखिए ऐसे क्वेश्चन रहेगा, अपना घर समझना, फिर आपको अर्थ लिखना है, फिर वाक्य प्रयोग कर देना है। तो अपना घर समझना, इसका अर्थ होता है संकोच ना करना, वाक्य प्रयोग करेंगे, प्रिय पुत्रवधू तुम्हें इस घर को अपना घर समझकर ही रहना है, ठीक है। तो यहां पर अपना घर समझना, देखिए इसमें आ गया है, तो ये आपका वाक्य प्रयोग बिल्कुल सही होगा। तो क्वेश्चन अगर वाक्य में आ गया बिल्कुल सही है, कोई भी वाक्य लिखिए कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। दूसरा देखिए कटी पतंग होना, इसका मतलब होता है लक्ष्यहीन होना, कोई लक्ष्य ना होना। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं उनका कटी पतंग होती है, यानी कि वो टारगेट नहीं बनाए होते कि मुझे 80% लाना है, 90% लाना है, बस पढ़ते जा रहे हैं, थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं, काम खत्म, ठीक है। और जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है उनका टारगेट है, हाँ मुझे यहां तक जाना है, मुझे 90+ लेकर आना है, ठीक है। तो कटी पतंग होना यानी कि लक्ष्यहीन होना। वाक्य प्रयोग देखिए, सही मार्गदर्शन के अभाव में मनुष्य का जीवन कटी पतंग के समान हो जाता है, यानी कि अगर आपको सही मार्गदर्शन कराने वाला कोई नहीं होगा तो आपका जो जीवन है, लाइफ है, वो कटी पतंग हो जाएगी, ठीक है। यानी कटी पतंग हो जाएगी, आप लक्ष्यहीन हो जाएंगे, क्योंकि अगर आपको मार्ग कोई नहीं दिखाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। जैसे हम आपको मार्ग दिखा रहे हैं कि भैया ये वीडियो देख लीजिए, आपको 50 नंबर क्लियर हो जाएगा, या फिर 10-20 नंबर क्लियर हो जाएगा, तो आपको मैं मार्ग दिखा रहा हूं। अगर मैं आपका मार्गदर्शक हूं तो आप कटी पतंग कभी नहीं होंगे। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आप भी लक्ष्यहीन हो जाएंगे, ठीक है। तीसरा देखिए क्या है, इधर कुआं उधर खाई अथवा आगे कुआं पीछे खाई। 2 प्रकार से क्वेश्चन आता है, या तो आएगा इधर कुआं उधर खाई, या तो आएगा आगे कुआं पीछे खाई, ठीक है। इसका मतलब होता है हर ओर मुसीबत। वाक्य प्रयोग देखिए, ऑफिस से घर जाते वक्त एक पागल कुत्ता पीछे पड़ गया, जैसे तैसे उससे बचते हुए मैं पेड़ पर चढ़ गया, परंतु वहां बंदर पीछे पड़ गया। इस परिस्थिति को कहते हैं इधर कुआं उधर खाई। अब भैया हम जा रहे थे सड़क के किनारे से, क्या हुआ कि कुछ कुत्तों ने हमें खदेड़ लिया, ठीक है। कुछ कुत्ते हमारे पीछे पड़ गए। अब मैं गया पेड़ पर चढ़ गया, अब पेड़ पर जब बैठा तो 4-5 बंदर बैठे थे, भैया उन्होंने खरीद लिया, उन्होंने हमें हमारा पीछा करना स्टार्ट कर दिया। तो अब मैं पेड़ पर रहूं कि नीचे रहूं, नीचे कुत्ते खड़े हैं, तो आगे कुआं है, पीछे खाई है, आगे अगर मैं नीचे जाता हूं तो कुत्ता काट लेगा, ऊपर रहता हूं तो बंदर काट लेगा, तो आगे कुआं पीछे खाई, ठीक है। भगवान न करे ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन मैं एक वाक्य बता रहा हूं, ठीक है। वैसे होगा नहीं ऐसा, आप बच के निकल जाएंगे क्योंकि आप ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं। चलिए आगे देखते हैं, ये 3 क्वेश्चन हो गया, एक एक टॉपिक के हम 3-3 क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा संधि विच्छेद। संधि विच्छेद में क्या होता है, इसमें हमें सही संधि विच्छेद ढूंढना होता है, चूज करना होता है। जैसे देखिए फर्स्ट है राजर्षि का संधि विच्छेद है, इसमें से राजर्षि का सही संधि विच्छेद क्या होगा, का है राजा धन ऋषि,
खा है राजधन ऋषि, गा है राज्य धन ऋषि, घा है राजधन ऋषि। तो का वाला ऑप्शन सही होगा, बस हो गया। यही हमें चूज करना होता है कि आखिर कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, बाकी कुछ मंत्र नहीं पढ़ना, ठीक है, हो गया। दूसरा देखिए, देवेशः का संधि विच्छेद है, देवेशः का सही संधि विच्छेद क्या होगा? का है देवधन ईसा, खा है देवी धन ईसा, गा है दवधन ईसा, घा है दवधन ईसा। तो इसका राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर का ही होगा, देवधन ईसा। ये देवेशः का सही संधि विच्छेद होगा, क्योंकि आ ई मिलकर ए बना लेंगे, ठीक है, आई। तीसरा देखिए, देवेंद्र का संधि विच्छेद है, तो सबको पता है, का है देवाधन इंद्र, खा है देवधन इंद्र, गा है देवधन इंद्र और घा है देवधन इंद्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, देवधन इंद्र। देखिए आ और ई मिलकर ए बना लेंगे, बस हो गया देवधन इंद्र, ठीक है, हो गया। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोगों को, सिंपल सा है, ठीक है, हो गया। तीसरा भी तो ऐसे आपको इसमें चूज करके लिखना होता है, बस और कुछ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है शब्द युग्म। शब्द युग्म का मतलब क्या होता है? शब्दों का जोड़ा, ठीक है। यहां पर मैंने विभक्ति और वचन नहीं लिया, शब्द युग्म डायरेक्टली। शब्द युग्म का मतलब होता है दो शब्दों का जोड़ा। देखिए जलद जलधि, इसका सही अर्थ आपको पहचानना है। चार ऑप्शन है, सही वाला ऑप्शन चूज कीजिए। का है कमल और समुद्र, खा है बादल और समुद्र, गा है सिंधु और आकाश, खा है जलना और जो जाल ना हो, जो जला ना हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर खा, बादल और समुद्र। देखिए जलद का मतलब होता है बादल, जलधि का मतलब होता है समुद्र, तो बादल और समुद्र इसका राइट आंसर होगा। पर ध्यान रहे जो पहले है उसका अर्थ पहले, जो बाद में उसका अर्थ बाद में होगा। दूसरा देखिए पयोद पयोधि, इसका सही अर्थ क्या होगा? का है आकाश और परंपरा, खा है बादल और समुद्र, गा है जल और दूध, घा है बादल और कमल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा। इसका भी वही होगा, जैसे ऊपर वाला जो था वही वाला नीचे भी होगा, ठीक है, बादल और समुद्र। तो ये दो क्वेश्चन दो प्रकार से आते हैं। तीसरा देखिए निहत निहित, इसका सही आंसर क्या होगा? निहत निहित। तो का है डरा हुआ और छिपा हुआ, खा है छिपा हुआ और घिरा हुआ, गा है मरा हुआ और छिपा हुआ, घा है हारा हुआ और मरा हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, मरा हुआ और छिपा हुआ। देखिए निहत का मतलब होता है मरा हुआ, जिसकी मृत्यु हो चुकी हो, डाइड, ठीक है, और निहित का मतलब होता है छिपा हुआ। तो मरा हुआ और छिपा हुआ इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अनेकार्थी शब्द। नेक्स्ट टॉपिक, अनेकार्थी शब्द का मतलब क्या होता है? एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं, एक ही शब्द को हम कई नामों से जानते हैं। जैसे देखिए चंद्रमा, चंद्रमा का क्या क्या नाम है? देखिए चंद्रमा एक उपग्रह है, तो हम इसको लिख सकते हैं एक उपग्रह, एक उपग्रह, ठीक है। उसके बाद में चंद्रमा को हम मास के नाम से भी जानते हैं, मास। कपूर भी कहते हैं चंद्रमा को, अनिल कपूर नहीं, कपूर केवल, ठीक है। तो चंद्रमा को कई नामों से जानते हैं, एक उपग्रह, मास, कपूर, ठीक है। दूसरा देखिए चाल, चाल को हम किन नामों से जानते हैं? चाल को हम गति भी कह सकते हैं, तुम्हारी चाल कितनी तेज है, गति, ठीक है। चलन भी कह सकते हैं, चलन, चाल चलन। रस्म भी कह सकते हैं, रस्म। उसके बाद में रीति भी कह सकते हैं, रीति, ठीक है। तो इन नामों से जानते हैं चाल को। तीसरा देखिए जनक, जनक को हम किन नामों से जानते हैं? पिता, पिता, राजा, ठीक है। उसके बाद में उत्पन्न करने वाला, उत्पन्न करने वाला, ठीक है। तो पिता को भी हम कई नामों से जानते हैं, जनक, राजा, उत्पन्न करने वाला। ये सब नाम होते हैं अनेकार्थी शब्द, यानी कि एक ही शब्द के कई नाम होते हैं। चंद्रमा का एक उपग्रह, मास, कपूर, चाल का गति, चलन, रस्म, रीति, जनक का पिता, राजा, उत्पन्न करने वाला। बस हो गया। नेक्स्ट देखिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसमें क्या करना है? हमें अनेक शब्द के लिए एक शब्द चूज करना होता है। जैसे देखिए वह रोग जिसमें रात को दिखाई नहीं देता। ऐसा कौन सा रोग है जिसमें रात को नहीं दिखाई देता? ठीक है, सुना होगा आपने, रतौंधी। रतौंधी एक ऐसा रोग है जिसमें आदमी को रात को नहीं दिखाई देता। ये किसको है दादा? जिसको होगा वो बहुत परेशान होगा, रात को कुछ दिखाई नहीं देता होगा, ठीक है। उल्लू का विपरीत है वो दिन का उल्लू दिन में नहीं दिखाई देता है, किसी को रात में नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दूसरा, वह व्यक्ति जो लोहे को पीट कर अपना गुजारा करता है। लोहार, लोहार आप लोग जानते होंगे, नाम सुना होगा, बहुत सारे लोग होंगे भी उधर, ठीक है। तो लोहार, ये भैया लोहे को पीट कर अपना गुजारा करते हैं, ठीक है, मतलब कोई हमेशा, सभी लोग नहीं। नेक्स्ट देखिए, वह व्यक्ति जो लकड़ियां काट कर अपनी रोजगार करता है, ठीक है। वह व्यक्ति जो लकड़ियां काट कर अपनी रोजगार करता है। लकड़हारा होगा, वुड कटर पढ़ा होगा आपने, लकड़हारा, ठीक है। बस हो गया, कुछ है नहीं इसमें। तीसरा भी हमारा सॉल्व हो गया। तो इस प्रकार से आपका ये होगा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वाक्य संशोधन। वाक्य संशोधन क्या होता है? इसमें वाक्य में थोड़ी बहुत गलतियां होंगी, उसको सही कीजिए, वाक्य संशोधन हो गया। जैसे देखिए उसने नौकरी छोड़ दिया है, इसमें गलती क्या है? देखिए वो गलत है, इसमें आप लोग लिखिए उसने नौकरी
सॉरी नौकरी, ठीक है, नौकरी छोड़ दी है, दिया है मत लिखिएगा, छोड़ दी है, ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे, ये सही है, ये ज्यादा सही है। दूसरा देखिए, रामचंद्र रावण का वध किए हैं, तो इसमें गलती है। देखिए हम इस प्रकार से लिखेंगे, रामचंद्र ने रावण का वध किया है, रावण का वध किया है। तो देखिए दोनों पढ़िए और देखिए कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है, नीचे वाला अच्छा लग रहा है, आप लोग बोल कर देखेंगे भैया सब समझ में आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा गलती कहां है। तो रामचंद्र रावण का वध किए हैं, ऐसा नहीं रहेगा, रामचंद्र ने रावण का वध किया है, ठीक है। अच्छा तीसरा देखिए, सज्जन पुरुष सबका भला चाहता है, तो ये रहेगा सज्जन पुरुष सबका भला चाहते हैं, ताहे नहीं रहेगा, ते हैं रहेगा, ठीक है। तो लिख देंगे सज्जन पुरुष सबका भला चाहते हैं, तो सज्जन पुरुष सबका भला चाहते हैं, चाहता है नहीं रहेगा, ठीक है, समझ में आया। तो ये आपका सही होगा। तो इसमें गलती होंगी छोटी छोटी वाक्य में, सही कीजिए, नंबर ले जाइए, ठीक है। अब इसके बाद चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, व्याकरण सेक्शन हमारा फिनिश हुआ। अब हम पढ़ेंगे रस छंद अलंकार, ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम रस को पढ़ेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट रस है, ये 2 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। फिर छंद को पढ़ेंगे, ये भी 2 नंबर का आता है। फिर हम अलंकार को पढ़ेंगे, जो 2 नंबर का आता है। तीनों मिलाकर 6 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। आपको कैसे बोर्ड एग्जाम में लिखना है सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ताकि आपका एक भी नंबर ना कटे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रस को। रस में हम 2 रस पढ़ेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट रस है, एक है हास्य रस, दूसरा है करुण रस, ठीक है। इन दोनों को अगर आप पढ़ लेंगे 2 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा। और भी 1-2 रस हैं, उसको भी आप पढ़ लेंगे तो थोड़ा और अच्छा रहेगा, लेकिन ये 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। छंद में हम क्या क्या पढ़ेंगे, छंद में 3 चीजें हैं, चौपाई, दोहा और सोरठा, ठीक है। इन तीनों को अगर आप पढ़ लेंगे तो समझ लीजिए 2 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा। और ये तीनों मैं आपको अभी बताने वाला हूं, तो 2-2 नंबर इसको क्लियर करेंगे। फिर अलंकार में 4 अलंकार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक है अनुप्रास, एक है यमक, एक है रूपक और एक है उपमा, ठीक है। तो अगर इन अलंकार को आप पढ़ लेंगे जो मैंने यहां पर बताया है, ठीक है, चारों अलंकार को, तो 2 नंबर आपका ये भी कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। तो एक एक करके हम सबको पढ़ेंगे। देखिए धैर्य रखना होगा और 20 से 22 मिनट का वीडियो ध्यान से देखना होगा, क्योंकि 6 नंबर की बात है। अगर 6 नंबर आपका कम हो गया तो परसेंटेज कम हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं रस को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रस को। रस में सबसे पहला रस है हास्य रस। तो चलिए इसको पढ़ते हैं, इसकी परिभाषा और इसका उदाहरण पूछा जाता है, तो चलिए लिखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, रस को पढ़ने से पहले हमें एक चीज बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि अगर आप ये जानते हैं तो आप इसकी परिभाषा आसानी से लिख देंगे। देखिए में इसका अस्थाई भाव, रस अगर आपको पढ़ना है तो इसका जो की पॉइंट है वो है अस्थाई भाव, ठीक है। अगर आपको रस पढ़ना तो अस्थाई भाव आपको पता होना चाहिए, और इसी अस्थाई भाव से हम डेफिनेशन भी बना सकते हैं। देखिए जैसे हास्य रस और करुण रस हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, तो हास्य रस का अस्थाई भाव जो होता है वो हास होता है, क्या होता है, हास, ठीक है। उसके बाद में करुण रस का अस्थाई भाव जो होता है ये शोक होता है। तो हास्य रस का अस्थाई भाव हास है, करुण रस का अस्थाई भाव शोक है। पहली बात तो ये आपको जानना है, क्योंकि ये इसके रीढ़ की हड्डी है, ठीक है। अब देखिए हास्य रस की परिभाषा कुछ ऐसे लिखेंगे, अगर आपको इसका अस्थाई भाव पता है तो आप इसकी परिभाषा आसानी से लिख सकते हैं। देखिए कैसे, हास्य रस का परिभाषा, हास्य रस का अस्थाई भाव हास है। पहली लाइन में हम अस्थाई भाव लिख देंगे, फिर लिखेंगे जब हास्य नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तो वह हास्य रस कहलाता है। अब देखिए सिंपल सा है, हास्य नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तो हास्य रस कहलाता है। ऐसे करुण रस का आपको लिखना है तो लिखेंगे करुण रस का अस्थाई भाव शोक है। जब शोक नामक, हास्य की जगह पर शोक कर देंगे, जब शोक नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तो करुण रस कहलाता है, ठीक है। ऐसे वीर रस का आपको लिखना हो तब भी आप लिख सकते हैं, वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह है। जब उत्साह नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग करता है तो वीर रस कहलाता है। यानी कि सिर्फ आपको अगर पता है अस्थाई भाव तो आप आसानी से इसका डेफिनेशन लिख देंगे। लेकिन भैया डेफिनेशन से तो काम चलेगा नहीं, उदाहरण भी आपको लिखना होगा। अगर 2 नंबर पूरे लेने हैं तो हास्य रस का एक उदाहरण मैं समझाता हूं आप लोग, ठीक है।
ये देखिए उदाहरण मैंने हेडिंग डाला और इसको लिखेंगे। देखिए जो रंग बिरंगे पेन मैं यूज कर रहा हूं आपको बिल्कुल भी नहीं करना, नहीं तो बोर्ड एग्जाम में नंबर कट हो जाएगा। आपको ब्लैक एंड ब्लू पेन का यूज करना है, ठीक है। तो देखिए लिखेंगे नाना वाहन, नाना वाहन, नाना वैसा, ये इसका एग्जाम्पल है, नाना ना समझिएगा, ठीक है। विहसे, बिहसे शिव समाज, शिव समाज निज देखा, निज देखा, ठीक है। फिर लिखेंगे को मुखहीन, को मुखहीन विपुल मुख, विपुल मुख काहू, काहू बिन पद, बिन पद कर, कर को बहुपद बाहु, यहां पर लिख देंगे बहुपद, बहुपद बाहु, ठीक है, बहुपद बाहु ऐसे लिख देंगे, ठीक है। ये हमने लिख दिया। तो देखिए इसका एग्जांपल होगा नाना वाहन, नाना वेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर को बहुपद बाहु, ठीक है। ये जो शिव जी का, जो शंकर भगवान हमारे हैं, उनके विवाह की ये पंक्तियां हैं। नाना वाहन, नाना वेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर को बहुपद बाहु, ठीक है। ये एग्जाम्पल है। तो कुछ नहीं है इसमें, हमने परिभाषा लिखा, उदाहरण लिखा, 2 नंबर में और क्या लिखना है, कुछ नहीं, बस इतना बहुत है, ठीक है। तो हास्य रस का परिभाषा उदाहरण समझ में आ गया। अब चलिए करुण रस का देखते हैं, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट हेडिंग हमारा होगा करुण रस। करुण रस में कैसे लिखेंगे परिभाषा देखिए। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। जब शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। देखिए उसी तरह आपको लिखना है, बस स्थायी भाव बदल देना है कि करुण रस का स्थायी भाव शोक है। जब शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से संयोग करता है तब करुण रस की उत्पत्ति होती है। बस हो गया। अब इसका भी उदाहरण एक हेडिंग डाल देंगे सुंदर सा, क्योंकि जितना प्यारा, जितना अच्छा आप लिखेंगे एग्जामिनर उतने ही प्यार से नंबर आपको देगा। ले भैया ले जा 2 नंबर, 1 नंबर भी नहीं काटेगा। बस राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप गोद गाद कर चले आए, ठीक है, कट करके। कटिंग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आप घर पर नहीं लिख रहे हैं, बोर्ड एग्जाम की कॉपी लिखेंगे, ठीक है। तो क्यों छलक रहा दुख मेरा, दुख मेरा उषा की, उषा की मृदु पलकों में, मृदु पलकों में हाँ उलझ रहा, हाँ उलझ, ठीक है, ऐसे लिखेंगे, हाँ उलझ रहा सुख मेरा, सुख मेरा संध्या की, संध्या की घन अलकों में, घन अलकों में, ठीक है। तो देखिए कैसा लिखा मैंने, क्यों उलझ, क्यों छलक रहा दुख मेरा उषा की मृदु पलकों में, हाँ उलझ रहा सुख मेरा संध्या की घन अलकों में। देखिए जैसे मैंने लिखा है ऐसे ही आपको भी लिखना है, प्यारा सा सुंदर सा। मेरी राइटिंग कम सही है, आपकी राइटिंग और अच्छी होगी, आप और अच्छे से लिखिए, खुद को अच्छा प्रेजेंट कीजिए, ठीक है, क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम की कॉपी लिख रहे हैं, कोई खेल नहीं है। तो ऐसे लिखेंगे, आपको 2 नंबर पूरा एग्जामिनर देगा। तो देखिए इसका हमने परिभाषा बता दिया, उदाहरण बता दिया। दोनों रस तैयार कर लीजिएगा, जो एक आध रस और बचता है उसको भी तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। अब चलिए हम चलते हैं छंद पर, क्योंकि रस छंद अलंकार सभी को पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे छंद, फिर हम पढ़ेंगे अलंकार, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट हम चलिए देखते हैं छंद को। छंद में मैंने बताया 3 छंद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है चौपाई, दूसरा है दोहा, सोरठा, ठीक है, ऐसे तीनों हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे चौपाई को, 2 नंबर इसका भी क्लियर करेंगे। तो देखिए चौपाई क्या है। चौपाई सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। यानी कि चौपाई जो है ये एक सममात्रिक छंद है, इसमें समान मात्राएं होती हैं, ठीक है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। अब भैया बोलने से तो समझ में आएगा नहीं, कुछ एग्जाम्पल तो देना पड़ेगा, उदाहरण, ठीक है। तो ऐसे हम हेडिंग डालेंगे सुंदर सा उदाहरण।
और लिखेंगे यहां पर क्या लिखेंगे, देखिए बंदव गुरुपद, देखिए ऐसे लिखेंगे ताकि एग्जाम गिन सके हम मात्राओं को, ठीक है। तो बंदव गुरु पद पदुम परागा, ठीक है ऐसे लिखे हम। अब सुरुचि सुरुच सुवास सुवास सरस अनुरागा अनुरागा, देखिए थोड़ा और अच्छे से आप लिखने का प्रेजेंट खुद को अच्छे से कीजिएगा, ठीक है, अनुरागा। अब हम लोग क्या लिखेंगे, अमीय मोरिमय, थोड़ा नीचे लिखेंगे क्योंकि मात्राएं भी हमें गिनना है, तो यहां पर लिखेंगे अमीय मोरिमय मोरिमय चूरन चारू चूरन चारू, ठीक है, समन सकल समन सकल भव रुज परिवारु परिवारु, ठीक है। देखिए आप लोग ऐसे पीछे लगा दीजिएगा, ठीक है, ऊपर भी लगा दीजिएगा। तो देखिए ऐसे लिखेंगे, इसका एग्जाम्पल होगा बंदव गुरु पद पदुम परागा सुरुच शिवास सरस अनुरागा अमीय मूरिमय चूरन चारू समन सकल भव रुज परिवारु। अब बहुत सारे हमारे स्टूडेंट कहेंगे अरे सर जी कोई जरूरी है कि हम यही वाला एग्जाम्पल लिखें? देखिए जितने भी टॉपिक मैं बता रहा हूं, चाहे रस हो, चाहे छंद हो, चाहे अलंकार हो, इसके कई एग्जाम्पल्स होते हैं। आप दूसरा भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने चौपाई का ये एग्जाम्पल ले लिया, अब आपने दूसरा याद कर रखा तो आप उसको लिखिए। सेम चीज कोई जरूरी नहीं है, मैं बता रहा हूं, मैं एक ही एग्जाम्पल लूंगा, आपको जो अच्छा लगे, जो आपको पता वो आप लिख सकते हैं। देखिए बंदो, इस पर बंद ऊपर बिंदी लगी है, 2 मात्रा यहां पर। दा अकेला है, इस पर 1 मात्रा। ये बड़ा ऊपर भी 1 मात्रा। गा पर छोटू का मात्रा है, छोटाऊ का तो 1 होगा। रा पर छोटाऊ का है तो 1 होगा। पा पर खाली जो होगा उस पर 1 होगा। केवल जो है उसके 1 होगा। दा पर छोटाऊ का मात्रा, इसमें भी 1 देखिए। रा पर बड़ा आ का मात्रा, तो यहां पर 2 लिया जाएगा। गा पर भी 2 लिया जाएगा। तो देखिए कितने हैं, हर चरण में 16 मात्राएं होगी। तो देखिए 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 11 12 2 14 2 16, ठीक है। इसमें देखिए 1 1 2 1 3 1 4 2 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12 2 14 2 16, ठीक है। अब मुझे गिनना आ गया, मैं बहुत जल्दी जल्दी गिन रहा हूं, आप भी गिनिए जल्दी जल्दी, ठीक है। अब देखिए इसमें कितना होगा, 1 2 3 2 5 1 6 1 7 1 8 2 10 1 11 1 12 2 14, ठीक है, और 2 16। इसमें भी 16 हो गया, ठीक है। एक और है इसमें, देखिए 4th वाला, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। तो इसमें हर एक चरण जो होगा उसमें 16 मात्राएं होंगी, यानी कि लगभग 16 मात्राएं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हो गया। इसकी मात्राएं कैसे गिनते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। बंदो गुरुपद पदम परागा सुरुच शिवास तरस अनुरागा अमीय मूरिमय चूरन चारू समन सकल भोरुच परिवार, ठीक है, एग्जाम्पल होगा इसका। तो ऐसे आपको मात्राएं गिनना है, क्योंकि इसमें दिया गया था कि प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है, ठीक है। तो मैंने यहां पर बता दिया, इस तरह से आपको इसमें लिखना होता है, ठीक है। एग्जाम्पल भी मैंने बता दिया, मात्राएं कैसे गिनते हैं वो भी बता दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका चौपाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है चौपाई के बाद। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है दोहा। दोहा तो सभी को पता होगा, बहुत सारे लोग दोहा पढ़े भी होंगे कई प्रकार से, ठीक है। बहुत सारे दोहे के एग्जाम्पल हैं। तो देखिए इसका क्या होगा, दोहा में क्या होता है, दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है, ठीक है। यानी कि इसमें हर चरण में समान मात्राएं नहीं होंगी, किसी में 13 किसी में 11, ठीक है। तो दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं और दूसरे तथा चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। इसमें थोड़ा डिफरेंट होगा, 4 चरण इसमें भी होंगे, बट इसमें डिफरेंस क्या है, पहले और तीसरे में 13, दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं होंगी, ठीक है। तो इसका भी एग्जाम्पल हम देखेंगे, एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा। तो यहां पर एग्जाम्पल लिखेंगे, उदाहरण, ठीक है। ऐसे आपको हेडिंग डालना है, वहां पर आपको ब्लैक से डालना होगा, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या लिखेंगे, ब्लैक पेन से लिखते हैं, मेरी भव बाधा, शायद आपने पढ़ा हो, मेरी भव बाधा हरो, बाधा हरो राधा नागर सोई, राधा नागरी सोई, ठीक है। नेक्स्ट लाइन क्या होगा, देखिए जा तन की झाई परे, ये आपने पढ़ा होगा किसी न किसी बुक में। तो जा तन की झाई परे श्याम हरित
श्याम हरित द्युति होई, क्या होगा? होई। ठीक है, ये आपका हो गया। तो देखिए इसका एग्जाम्पल क्या होगा, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुत हुई। तो कोई जरूरी नहीं कि आप सेम टू सेम यही एग्जाम्पल लिखें, ठीक है, आप दूसरा भी लिख सकते हैं। बस ये है कि दोहा का एग्जाम्पल होना चाहिए, उसमें जो मात्राएं हैं वो सही सही होना चाहिए, उसको गिनना भी आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए वहां पर एक मात्रा दो, इसका लेंगे 2 2 4, 1 5 1 6, 2 8 2 10 11 2 13। तो पहले चरण में 13 हो गई, तीसरे में भी 13 होना चाहिए। तो देखिए 2 1 3 1 4 2 6 2 8 2 10 11 2 13। तो पहले और तीसरे चरण में 13 हो गई, दूसरे और चौथे में 11 11 होंगी। देखिए 2 2 4 2 6 1 7 1 8 2 10 1 11। ठीक है, 11 हो गया। इसमें देखिए 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 2 10 1 11। ठीक है, तो इसके क्या होगा, दोहा में पहले एवं तीसरे चरण में 13 13 मात्राएं, दूसरे एंड चौथे चरण में 11 11 मात्राएं होंगी। ये होगा आपका दोहा। ठीक है, ऐसे अभी सोरठा जब हम पढ़ेंगे तो उसके पहले और तीसरे चरण में 11 11 होंगी, दूसरे एवं चौथे चरण में 13 13 होंगी, यानी कि इसका सेम उल्टा होगा। ठीक है, जो हमारा होगा सोरठा। चलिए उसको भी देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा है ये है सोरठा। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें सेम उल्टा होता है दोहा का। देखिए सोरठा भी अर्ध समात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11 11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13 13 मात्राएं होती हैं। तो देखिए सेम टू सेम जो दोहा है उसका उल्टा होता है, उसमें पहले और तीसरे चरण में 13 13 थी, इसमें पहले और तीसरे चरण में 11 11 होंगी। ठीक है, उसमें दूसरे और चौथे में 11 11 थी, इसमें 13 13 होंगी, यानी कि सेम जो है उल्टा होगा उसका। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। यहां पर आप एक लाइन और बढ़ाकर लिख सकते हैं, यह दोहे का उल्टा होता है। ठीक है, उल्टा होता है। ठीक है, तो ये दोहे का सेम टू सेम उल्टा होगा। यहां पर एग्जाम्पल हेडिंग डालेंगे उदाहरण। ठीक है, और लिखेंगे, तो एग्जाम्पल इसका हेडिंग हो गया। अब देखिए इसमें भी हम लिखेंगे एक मैंने जो मुझे लिखना है वो देखिए, आप बदल कर भी लिख सकते हैं, राम स्वरूप तुम्हार। ठीक है, तुम्हार बयन अगोचर बुद्धि पर। ठीक है, बुद्धि पर आप क्या लिखेंगे, अभिगत अकथ अपार। अभिगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम कह। ठीक है, इस प्रकार से इसको लिखेंगे। अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या होगा, राम स्वरूप तुम्हार बैन अगोचर बुद्धि पर, अभिगत अकथ अपार नेत 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 निगम कह। ठीक है, तो इसमें मात्राएं कैसे गिनेंगे, देखिए 2 1 3 1 4, इसमें देखिए रा पर बड़ाऊ का मात्रा, तो इसको हम 2 लेंगे। ठीक है, 4 2 6 1 7 1 8 2 10 1 11। ठीक है, तो पहले चरण में 11 हो गए, तीसरे में भी 11 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 2 10 1 11। ठीक है, तो पहले हम तीसरे में 11 11 हो गई, दूसरे हम चौथे में 13 13 होंगी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ये आपका हो गया 13। ठीक है, तो इसमें 13 हो गई, 1 2 3 4 2 6 1 7 1 8 2 10 1 11 1 12 1 13। ठीक है, और इसमें देखिए 2 1 3 2 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12 1 13। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, पहले हम तीसरे चरण में 11 11 होंगी, दूसरे हम चौथे चरण में 13 13 मात्राएं होंगी। ठीक है, तो ये आपका होगा सोरठा। तो ये दोहे का उल्टा होता है, इसमें भी कुछ नहीं है, बस आपको एग्जाम्पल्स याद रखना है और ये याद रखना है कि किसमें कितना होता है, नहीं तो आप उल्टा लिख दें, दोहा में पहले हम तीसरे चरण में 13 13 11 11 लिख दें। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, इसमें जो मात्राएं हैं वो आपको सही सही पता होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो आप उल्टा भी लिख सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा सोरठा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं जो कि अलंकार। तो इसमें मैंने बताया था मैं आपको 3 बताऊंगा छंद में, दोहा सोरठा चौपाई। ठीक है, तीनों मैंने बता दिया। अब चलिए देखते हैं अलंकार में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तीनों को हमें पढ़ना है, 4 नंबर आपका क्लियर हो चुका है। चलिए अलंकार देखते हैं। तो देखिए यहां पर हेडिंग डालेंगे अलंकार। ठीक है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहला मैंने 4 आपको बताया था, अनुप्रास, यमक, रूपक, उपमा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार। इसको तो आप बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, अनुप्रास अलंकार क्या होता है, देखिए वह अलंकार जिसमें समान वर्णों की बार बार आवृत्ति हो अनुप्रास अलंकार कहलाता है। यानी कि ऐसा अलंकार जिसमें जो समान वर्ण है, कोई भी वर्ण हो, जैसे चा हो या
फा हो, ठीक है, उसकी बार बार आवृत्ति हो, वो अनुप्रास अलंकार होगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, तो यहां पर हेडिंग डालेंगे उदाहरण, ठीक है। इसमें हम क्या लिखेंगे, देखिए, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, ठीक है। इस प्रकार से इसका एग्जाम्पल ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसका देखिए यहां पर स्पष्ट कैसे करें कि ये एग्जाम्पल जो है अनुप्रास अलंकार का है, तो यहां पर लिखेंगे स्पष्टीकरण। क्या लिखेंगे, एक हेडिंग डालेंगे स्पष्टीकरण। अलंकार में आप डाल देंगे स्पष्टीकरण, ज्यादा बेटर रहेगा। तो देखिए यहां पर एग्जाम्पल है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। तो इस एग्जाम्पल में देखिए जो चा वर्ण है इसकी बार बार आवृत्ति हुई है, यानी कि यहां पर अनुप्रास अलंकार होगा। मैंने बताया अभी कि वह अलंकार जिसमें समान वर्ण की बार बार आवृत्ति हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। तो देखिए चारु चंद्र की चंचल किरणें, तो चा वर्ण की यहां पर बार बार आवृत्ति हुई है, तो यहां पर हम लिखेंगे इन पंक्तियों में चा वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, ठीक है, आवृत्ति हुई है। अतः यहां ऐसे लिख देंगे, डायरेक्टली स्पष्ट कर देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो अतः यहां अनुप्रास अलंकार है, ऐसे ब्लैक से लिख देंगे इसको, अनुप्रास अलंकार है, ठीक है, अनुप्रास अलंकार है। बस ये हो गया, ठीक है। तो ऐसे स्पष्टीकरण छोटा सा हेडिंग डाल देंगे ताकि स्पष्ट हो सके कि आखिर इसमें कौन से वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है। देखिए इन पंक्तियों में चा वर्ण की, चा को भी आप ब्लैक लिख सकते हैं, ब्लैक से, ठीक है। तो चा वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, अतः यहां अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। तो ये आपका हो गया स्पष्टीकरण, हो गया अनुप्रास अलंकार। तो ये आपका अनुप्रास अलंकार हो चुका है। ये ऐसा अलंकार होता है जिसमें समान वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं क्या है। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा है वो है यमक अलंकार। यमक अलंकार का मतलब क्या होता है, मैंने इसको भी मैं पहले भी बता चुका हूं, ठीक है। तो देखिए यमक का अर्थ है युग्म अर्थात जोड़ा, यानी कि यमक का मतलब होता है युग्म या जोड़ा, पेयर्स, ठीक है। वह अलंकार जिसमें कोई शब्द एक से अधिक बार आए परंतु उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो, यमक अलंकार कहलाता है। यानी कि यमक अलंकार ऐसा अलंकार होता है जिसमें कोई शब्द एक से अधिक बार आता है लेकिन उसके अर्थ भी भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है। तो यहां पर यमक अलंकार होगा। देखिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं, क्योंकि अलंकार तो हिंदी में आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल यहां पर हेडिंग डालेंगे ऐसे और लिखेंगे, ठीक है। तो यहां पर एक एग्जाम्पल मैं लेकर आया हूं, काली घटा का घमंड घटा, ठीक है। नभ मंडल तारक वृंद खिले, ठीक है। तो देखिए यहां पर एग्जाम्पल क्या होगा, काली घटा का घमंड घटा, नभ मंडल तारक वृंद खिले। तो इसमें कौन सा अलंकार है, देखिए मैंने बताया कि यमक अलंकार ऐसा अलंकार है जिसमें कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उसके अर्थ भी भिन्न भिन्न हो। जैसे देखिए यहां पर घटा शब्द दो बार आया, तो एक घटा का मतलब है बादल और दूसरे घटा का मतलब है घट गया या कम हो गया, ठीक है। तो काली घटा का घमंड घटा, यानी कि काले बादल का घमंड घट गया, ठीक है। तो यहां पर इसका एग्जाम्पल हो गया। आप स्पष्टीकरण एक हेडिंग डालेंगे, क्योंकि स्पष्टीकरण लिख देंगे तो थोड़ा स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको स्पष्ट भी करना होता है, तो यहां पर हेडिंग डालेंगे स्पष्टीकरण, ठीक है। और लिखेंगे इस उदाहरण में घटा, यहां पर ऐसे ब्लैक पेन से लिखेंगे ताकि ये हाईलाइट रहे, ठीक है। घटा शब्द दो बार आया है और दोनों स्थानों पर इसका अर्थ भिन्न भिन्न है,
भिन्न भिन्न है। ठीक है, मतलब क्या होगा इसका अर्थ भिन्न भिन्न का मतलब, देखिए सबसे पहला जो घटा है इसका अर्थ क्या है, दोनों को ऐसे स्पष्ट कर देंगे। ठीक है, पहले घटा का अर्थ है बादल, बादल। ठीक है, और दूसरे घटा का अर्थ क्या है, ऐसे लिख देंगे घटा। ठीक है, दूसरे का अर्थ है घट गया, घट गया या कम हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लिख देंगे। तो यहां पर एग्जाम्पल क्या था, डेफिनेशन, वह अलंकार जिसमें कोई शब्द एक से अधिक बार आए परंतु उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो, यमक अलंकार कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल में काली घटा का घमंड घटा, नभमंडल तारक वृंद खिले। इस उदाहरण में घटा शब्द 2 बार आया है और दोनों स्थानों पर इसका अर्थ भिन्न भिन्न है। पहले घटा का अर्थ है बादल, दूसरे का अर्थ है घट गया या कम हो गया। ठीक है, तो यहां पर आपका होगा यमक अलंकार। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा है यह है रूपक अलंकार। ठीक है, रूपक अलंकार का मतलब क्या होता है, इसमें भी लगभग वैसे है। देखिए, जहां उपमेय में उपमान का अभेद रूप से आरोप किया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। यानी कि जहां उपमेय में उपमान का, ठीक है, अभेद रूप से आरोप किया जाए वहां रूपक अलंकार होगा। लेकिन यहां पर यह जानना जरूरी है कि उपमेय और उपमान क्या है। ठीक है, तो यहां पर ऐसे लिख देंगे उपमेय और नीचे लिख देंगे उपमान। ठीक है, तो देखिए उपमेय का मतलब होता है जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए। ठीक है, ये उपमेय होगा। उपमान का मतलब क्या होगा, जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए। ठीक है, तो उपमेय का मतलब होगा जिसकी तुलना की जाए, उपमान का मतलब होगा जिससे तुलना की जाए। ठीक है, उदाहरण समझते हैं। तो यहां पर उपमेय में उपमान का अभेद रूप से आरोप होगा, तो उदाहरण यहां पर हेडिंग डालेंगे ऐसे, और इसका एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, देखिए इसका एग्जाम्पल होगा चारु चरण कमल, चरण कमल बंदो हरिराई। ठीक है, हरि राई, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा चरण कमल बंदो हरि राई। तो यहां पर भी आप चाहे तो स्पष्टीकरण लिख सकते हैं। ठीक है, स्पष्टीकरण। ठीक है, तो देखिए इस उदाहरण में देखिए चरण कमल बंदो हरि राई, यानी कि जो श्री कृष्ण जी के कमल हैं वो चरण जो हम कमल के समान, उनके जो पैर हैं वो कमल के समान है। तो यहां पर देखिए जिसकी तुलना की जाए, देखिए चरण की तुलना की जा रही है कमल से, तो जिसकी तुलना की जाए वो क्या होगा, उपमेय। तो यहां पर उपमेय क्या होगा, उपमेय जो होगा वो चरण होगा, क्योंकि चरण की तुलना की जा रही, तो जिसकी तुलना की जाएगी वो उपमेय होगा। ठीक है, और जिससे तुलना की जाएगी यानी कि कमल से तुलना की जा रही है तो ये उपमान होगा। तो यहां पर ऐसे लिख देंगे कमल। ठीक है, तो देखिए स्पष्टीकरण में क्या लिखेंगे, उपमेय होगा चरण, उपमान होगा कमल। ठीक है, तो यहां पर कुछ आपका जो था, जहां उपमेय में उपमान का अभेद रूप से आरोप किया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। तो देखिए चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें जो चरण है ये जो श्री कृष्ण जी के चरण है वो कमल के समान है। ठीक है, तो यहां पर उपमेय चरण होगा, उपमान कमल होगा, बस हो गया। ठीक है, रूपक अलंकार हो जाएगा। अब यहां पर तीसरा अलंकार भी हो गया। चलिए लास्ट वाला देखते हैं जो कि हमारा नेक्स्ट है। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट अलंकार है वो है उपमा अलंकार। ठीक है, लास्ट वाला है। तो इसमें क्या होता है, उपमा का मतलब क्या होता है, कंपैरिजन। ठीक है, देखिए जब किन्हीं दो वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाया जाए या दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए वहां उपमा अलंकार होता है। यानी कि उपमा अलंकार में दो वस्तुओं की तुलना की जाती है। ठीक है, उसमें समानता, उसके गुण, आकृति, आकार के आधार पर समानता दिखाई जाती है। जैसे उदाहरण कुछ उसी तरह होगा जैसा मैंने अभी बताया था आपको। देखिए इसमें उदाहरण हम लिखेंगे हरिपद कोमल, हरिपद कोमल कमल से, हरिपद कोमल कमल से। ठीक है, यानी कि जो हरि जी के, कृष्ण जी के पैर हैं वो कमल के समान कोमल है। उसी तरह एक लगभग एग्जाम्पल है जो उसका था। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंस है, थोड़ा दूसरी तरह से दे दिया गया है। तो इसमें भी हमें वही लिखना है, क्या, उपमेय उपमान। तो देखिए हरिपद कोमल कमल से, श्री कृष्ण जी के जो पैर हैं वो कमल के समान है, तो इनकी पैर की तुलना कमल से की गई है। ठीक है, तो किसकी तुलना की गई है, पैर की। तो उपमेय क्या होगा, देखिए यहां पर लिख देंगे उपमेय। उपमेय जो होगा वो कृष्ण जी का पैर होगा, जिसको हम लिख सकते हैं हरिपद, हरिपद। ठीक है, उसके बाद में उपमान क्या होगा, उपमान।
उपमान में हम क्या लिखेंगे, देखिए इनका जो कमल है, ठीक है, जिससे तुलना की जाए तो कमल से तुलना की जा रही है, तो यहाँ पर कमल लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद में देखिए क्या है, इसमें एक और चीज लिखे, देखिए इसमें जो कोमल है और से है, कोमल क्या होगा, देखिए साधारण धर्म होगा, यानी कि उसकी विशेषता क्या है, ठीक है, तो साधारण धर्म इसको कहेंगे, तो ये आपका हो जाएगा कोमल, ठीक है। और किस वर्ड से तुलना की जा रही है, देखिए इसका वाचक शब्द क्या होगा, से, वाचक शब्द, ठीक है, ये क्या होगा, से, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें हम स्पष्टीकरण लिखेंगे, यानी कि इसमें किसी वस्तु के गुण आकृति के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, किन्हीं दो वस्तुओं की तुलना करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर दिखाया गया था, जब किन्हीं दो वस्तुओं के गुण आकृति स्वभाव आदि में समानता दिखाया जाए या दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए, वहां उपमा अलंकार होगा, ठीक है। जैसे हरिपद कोमल कमल से, कृष्ण जी का पैर कमल के समान है, यहाँ पर उपमेय हरिपद, उपमान कमल, साधारण धर्म कोमल और वाचक शब्द से होगा, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, रस छंद अलंकार के बाद हमारा आता है पत्र लेखन। टॉपिक का नाम मैंने नहीं लिखा, लेकिन ये पत्र लेखन है। जैसे मान लीजिए आपको ऐसे दिया जाएगा, अपने क्षेत्र की नालियों तथा सड़कों आदि की समुचित न होने पर स्वास्थ्य अधिकारी को एक शिकायती पत्र लिखिए। यानी कि आप जिस शहर में रह रहे हैं उसमें नालियां जो है, वो सड़क है, वो अच्छी नहीं है, तो आप स्वास्थ्य अधिकारी को एक शिकायती पत्र लिखना है। तो जैसे मैं लिख रहा हूं दिल्ली, गाजियाबाद, ठीक है, तो परीक्षा भवन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, दिनांक 13 मई 2000, इसमें XX लिख देना है, यानी कि 2023-24 नहीं लिखना है। फिर लिखेंगे सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, ठीक है। फिर विषय लिखेंगे कि किस विषय पर हमें पत्र लिखना है, तो हमें मोहल्ले की नाली और सड़कों आदि की सफाई के संबंध में पत्र लिखना है। फिर उनको संबोधित करते हुए लिखेंगे महोदय, ठीक है। इस पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान अपने क्षेत्र की सफाई व्यवस्था की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। हमारा क्षेत्र एक घनी आबादी वाला क्षेत्र है, यहाँ की नालियों की गहराई स्तर सारे क्षेत्र में एक सा नहीं है, जिसके कारण नालियां अक्सर भरी रहती हैं, यानी कि जो वहां की नालियां हैं वो अक्सर भरी रहती हैं, ठीक है। इतने बड़े क्षेत्र के लिए मात्र एक सफाई कर्मचारी है और वह भी प्रतिदिन नहीं आता, कई बार तो वह 3-3 दिन तक नहीं आता, ठीक है। थोड़ा बड़ा लिखना है, आपकी जो बोर्ड एग्जाम की कॉपी होगी उसमें एक ही पेज में आ जाएगा क्योंकि वो थोड़ा लॉन्ग रहेगा, ठीक है। नहीं आता, मुख्य कूड़ेदान की संख्या भी एक ही है, इससे बीमारी फैलने का भी खतरा हो रहा है। कुछ ही दिनों में वर्षा का समय भी आने वाला है, यदि यही हाल रहा तो हमारे क्षेत्र में गंभीर बीमारी फैल जाएगी, जिसके शिकार बच्चे और बूढ़े अधिक संख्या में होंगे। देखिए कोई जरूरी नहीं आप इतना बड़ा लिखिए, थोड़ा कम भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैं बता रहा हूं आपको लिखना कैसे। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि समस्या की गंभीरता को देखते हुए एक बार स्वयं हमारे क्षेत्र का निरीक्षण करने का कष्ट करें, ताकि पत्र में लिखी सारी बातों की सत्यता की जांचा जा सके, ठीक है। निरीक्षण तथा उचित कदम की प्रतीक्षा में धन्यवाद प्रार्थी काकागा लिखना है, नाम वाम नहीं लिखना है, ठीक है। ऐसे लिख देना है, बस हो गया। इस प्रकार से आपको पत्र लिखना है। पत्र लिखते समय ध्यान रखिएगा, पहले आप वो चीज लिखिएगा जहां आप पत्र लिख रहे हैं वो एड्रेस, फिर आपको सेवा में किसके पास लिख रहे हैं वो लिखिएगा, फिर विषय लिखिएगा, फिर महोदय करके आपको लिखना होगा, ठीक है। तो ये पत्र लेखन है। अब हम देखेंगे अपना लास्ट टॉपिक जो है निबंध लेखन। निबंध कैसे लिखें। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है निबंध लेखन, और हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर निबंध भी लिखेंगे। टॉपिक का नाम है पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण एवं प्रदूषण समस्या और समाधान। देखिए पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान पर निबंध लिखेंगे। तो निबंध लिखते समय सबसे पहला जो हेडिंग होता है वो प्रस्तावना का होता है। देखिए निबंध में मेन हेडिंग होता है, अगर आपने हेडिंग अच्छे से डाल दिया तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो सबसे पहला हेडिंग प्रस्तावना रहेगा, ठीक है। प्रस्तावना में क्या लिखते हैं, जो जिस टॉपिक पर आप निबंध लिख रहे हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत लिखना होता है, ठीक है। किसी भी टॉपिक पर आप लिखें तो उसके बारे में थोड़ा बहुत लिख देंगे प्रस्तावना में। तो देखिए प्रस्तावना लिखेंगे और लास्ट में उपसंहार, ये दो हेडिंग जरूर डालना, ठीक है। तो प्रस्तावना में लिखेंगे प्रदूषण के विभिन्न प्रकारों ने पर्यावरण प्रदूषण, ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण एक गंभीर समस्या है। यानी कि प्रदूषण के विभिन्न प्रकारों में जो पर्यावरणीय प्रदूषण है ये एक बहुत गंभीर समस्या, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यह भारत की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की समस्या है। इस समस्या से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनेकों प्रयास किए जा रहे हैं। संपूर्ण मानव जाति के अस्तित्व को समाप्त कर सकने में सक्षम इस वैश्विक समस्या पर अब समस्त विश्व समुदाय एकजुट है और इसके निवारण के लिए उपायों की खोज में जुटा है। यानी कि पर्यावरण प्रदूषण अगर होता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो सभी पूरे मानव जाति को बहुत नुकसान होगा, बहुत क्षति होगा और मानव जाति संकट में आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दूसरा हेडिंग रहेगा प्रदूषण का तात्पर्य क्या है, यानी कि प्रदूषण का अर्थ क्या है। तो देखिए
निसंदेह सौर मंडल में पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन के होने के पूर्ण प्रमाण विद्यमान है। पृथ्वी के वातावरण में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन तथा 3% कार्बन डाइऑक्साइड शामिल है। विश्व में आई औद्योगिक क्रांति के बाद से ही प्राकृतिक संसाधनों का दोहन शुरू हो गया था, यानी कि प्राकृतिक संसाधन का जो दोहन है वो शुरू हो गया था। विश्व की जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा एवं प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ गया कि यह अनेक जानलेवा बीमारियों का कारण बन गया। ठीक है, तो ये प्रदूषण का तात्पर्य लिखना है कि इसका तात्पर्य क्या है, ठीक है, इसका अर्थ क्या है, ये आपको लिखना होता है। ठीक है, आगे देखिए, फिर दूसरा हेडिंग रहेगा, तीसरा, प्रदूषण का कारण। आखिर प्रदूषण जो है ये किस कारण होता है? देखिए, उद्योगों से निकलने वाले रासायनिक अपशिष्ट पदार्थों, जल एवं मृदा प्रदूषण का तो कारण बनते ही हैं, साथ ही इनके कारण वातावरण में विषैली गैसों के फैलने से वायु भी प्रदूषित हो जाती है। यानी कि जो उद्योग हैं, फैक्ट्रीज हैं, इससे बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं जिससे जल एवं मृदा तो प्रदूषित होती है, इसके साथ ही हमारा जो वायु है, ठीक है, वो भी प्रदूषित होता है। मनुष्य ने अपने लाभ के लिए जंगलों को तेजी से कटाई की है, यानी कि जो हम ह्यूमन लोग हैं, मनुष्य, उन्होंने अपने लाभ के लिए, ठीक है, अपने बेनिफिट्स के लिए जंगलों को बहुत ज्यादा कटाई की है। ठीक है, मनुष्य सामान ढोने के लिए पॉलीथीन का प्रयोग करता है तथा प्रयोग के बाद इन पॉलीथीन को यूं ही फेंक दिया जाता है। यानी कि जो मानव जीवन है इसमें बहुत सारे पॉलीथीन का यूज किया जाता है। ठीक है, तो पॉलीथीन का यूज करते हैं और उसके बाद यूज करने के बाद इसको फेंक देते हैं, ये भी हमारे पर्यावरण को बहुत ज्यादा प्रदूषित करते हैं। देखिए, ये पॉलीथीनें नालियों को अवरुद्ध कर देती हैं। मोटर, रेल, घरेलू मशीनें इसके उदाहरण हैं। इन मशीनों से निकलने वाला धुआं भी पर्यावरण को प्रदूषित करता है। यानी कि जो मशीनें होती हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, वॉशिंग मशीन है, ये सब हमारे वातावरण को प्रदूषित करती हैं। ठीक है, तो पॉलीथीन तो करती ही है, साथ में इसके साथ जो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे घरेलू, मोटर, रेल, ठीक है, इससे जो जैसे डीजल, पेट्रोल आप लोग गाड़ियां चलाते हैं, इसमें से क्या होता है, धुएं निकलते हैं, वो भी हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। ठीक है, जितना ज्यादा जीवाश्म ईंधन का दहन होगा उतना ज्यादा प्रदूषण फैलेगा। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट हेडिंग रहेगा, प्रदूषण के दुष्परिणाम। यानी कि अगर मान लीजिए पर्यावरण प्रदूषण फैलता है बहुत ज्यादा, तो इसके क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, यानी कि क्या क्या हमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। देखिए, पर्यावरण प्रदूषण के कई दुष्परिणाम सामने आए हैं। इसका सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव मानव के स्वास्थ्य पर पड़ा है। यानी कि जो पर्यावरण प्रदूषण है, इसका सबसे ज्यादा जो प्रभाव है वो मानव स्वास्थ्य पर पड़ा है। जो हमारा हेल्थ होता है, इस पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और प्रदूषण को कम करने का एक ही उपाय है कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना चाहिए। प्रदूषण के कारण आज मनुष्य का शरीर अनेक बीमारियों का घर बनता जा रहा है। वातावरण में घुली विषैली गैसों एवं धुएं के कारण शहरों में मनुष्यों का सांस लेना भी दूभर होता जा रहा है। यानी कि हमारे जैसे जो लोग गांव में रहते हैं उनको तो थोड़ा बहुत कम प्रॉब्लम होगा, क्योंकि गांव में पेड़ पौधे बहुत ज्यादा हैं, तो इससे थोड़ा उनको अच्छा रहता है, राहत मिलती है। अगर शहरों में देखा जाए तो वहां पर पेड़ पौधों को काटकर बहुत बड़े बड़े मकान बना दिए गए हैं, ठीक है, बिल्डिंग्स बना दी गई हैं, तो वहां पर प्रदूषण फैलने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं और उसमें जो है गैसें भी विषैली हो जाती हैं, जिससे सांस लेने में भी तकलीफ होती है। ठीक है, विश्व की जलवायु में तेजी से हो रहे परिवर्तन का कारण भी पर्यावरण असंतुलन एवं प्रदूषण ही है। ठीक है, ओजोन परत में छिद्र की समस्या भी प्रदूषण की ही उपज है। यानी कि जो ओजोन परत हमारे क्षोभमंडल में, इसमें अगर छेद हो रहे हैं, यानी कि ये अगर क्षरण हो रहा है, इसमें कमी आ रही है, तो वो भी पर्यावरण प्रदूषण के कारण ही आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग रहेगा कि इसको कैसे हम, इसका निवारण कैसे कर सकते हैं, इससे बच कैसे सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, पर्यावरण प्रदूषण को दूर करने के लिए हमें कुछ आवश्यक उपाय करने होंगे। इसके लिए हमें उद्योगों की संख्या के अनुपात में बड़ी संख्या में पेड़ों को लगाने की आवश्यकता है। यानी कि जो उद्योग हैं, फैक्ट्रीज हैं, उसमें कमी करनी पड़ेगी और जो पेड़ों की संख्या है, ठीक है, जो ट्रीज हैं, इनको ज्यादा से ज्यादा लगाना पड़ेगा। सबसे जो अच्छा उपाय है पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए, वो प्लांटिंग ट्री, यानी कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना जरूरी है। ठीक है, इसके अलावा पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए हमें जनसंख्या को स्थिर बनाए रखना होगा। देखिए, अगर प्रदूषण को कम करना है तो जनसंख्या को भी स्थिर बनाए रखने की आवश्यकता है। ठीक है, क्योंकि जितनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ेगी, जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, तो क्या करते हैं लोग, पेड़ पौधों को काट कर उसमें घर बना लेते हैं या उसको काट कर कुछ काम में लगा देंगे, बेच देंगे। तो जितनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ेगी उतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जनसंख्या में वृद्धि होने से स्वाभाविक रूप से जीवन के लिए अधिक प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि जितनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ेगी उतनी ज्यादा प्राकृतिक संसाधन की आवश्यकता हमें पड़ेगी। ठीक है, समझ में आया? अब लास्ट हेडिंग हमारा रहेगा, हमने जितने भी हेडिंग डाले ऐसे आपको डालना है। फिर लास्ट हेडिंग जो रहेगा उपसंहार। ठीक है, सबसे पहला हेडिंग प्रस्तावना, यानी कि आप किस टॉपिक पर निबंध लिख रहे हैं उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत लिखना होता है डीपली। ठीक है, उसके बाद में लास्ट में उपसंहार कि आखिर कैसे इससे हम छुटकारा पा सकते हैं। देखिए, पर्यावरण प्रदूषण एक वैश्विक समस्या है
जिससे निपटना वैश्विक स्तर पर ही संभव है, किंतु इसके लिए प्रयास स्थानीय स्तर पर भी किए जाने चाहिए। यानी कि पर्यावरण प्रदूषण जो है ये पूरे विश्व की समस्या है, ये वैश्विक समस्या है, लेकिन हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र है या स्थानीय स्तर है इस पर भी इसको रोकने के प्रयास किए जाने चाहिए। विकास एवं पर्यावरण एक दूसरे के विरोधी नहीं है, इसके साथ ही प्रदूषण को कम करने के लिए सामाजिक तथा कृषि तकनीक, ठीक है, के माध्यम से अधिक पेड़ लगाएं। ठीक है, जितना ज्यादा पेड़ लगा सकें उतना ज्यादा पेड़ लगाएं, क्योंकि पेड़ों की कटाई बहुत ज्यादा होती है और प्लांटिंग जो है बहुत कम होती है। यही प्रॉब्लम है पर्यावरण प्रदूषण बढ़ने का। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग बाहर निकालते हैं पेड़ पौधे वही ग्रहण करते हैं। ठीक है, वो ऑक्सीजन हमें देते हैं। तो कितना ज्यादा यूजफुल है पेड़ पौधे हमारे लिए, वो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ही जान पाएगा। ठीक है, आगे देखिए तो पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से काफी हद तक निपटा जा सकता है।